हाँ हाँ जी। जी। हाँ जी। गाइस, आज नए नए कॉन्सेप्ट्स आपके सामने रखूंगा और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी करेंगे जो आगे आने वाले चैप्टर से भी रिलेटेड होंगी। चलो इंटरेस्टिंग बातें शुरू करते हैं। ऐसा है, मैंने कहा मेरे को 100 करोड़ रुपए चाहिए। सर आप मजाक में ऐसे ही बोलते थे, 100 करोड़ रुपए जैसे कुछ है ही नहीं। हाँ तो हम लविश केक फैक्ट्री लिमिटेड है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, हम पब्लिक एट लार्ज से पैसे मांग सकते हैं। तो मैंने कहा मैं पब्लिक के बीच में उतर गया, 100 करोड़ की कैपिटल दो, धंधे में हिस्सेदारी मिलेगी, प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगी, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, मैं पब्लिक के बीच में कूद गया, 100 करोड़ का लोन दो, धंधे में कोई हिस्सेदारी मिलेगी, कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ये दोनों ऑप्शंस ओपन है मेरे लिए। मैं पब्लिक के बीच में कूद गया कि 100 करोड़ की कैपिटल हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। मैं पब्लिक के बीच में कूद गया कि 100 करोड़ की कैपिटल हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, धंधे में हिस्सेदार बन जाओ, प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगी डिविडेंड के फॉर्म में। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन, मैं पब्लिक के बीच में कूद गया, 100 करोड़ का लोन दो, लोन के तरीके से इन्वेस्टमेंट करो, आपको धंधे में कोई हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, कोई प्रॉफिट में शेयरिंग नहीं मिलेगा, आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो रिस्क टेकर है वो शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा और जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो डिवेंचर्स के लिए अप्लाई करेगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? अगर मेरे डैड को 10 लाख रुपए कहेगा डिवेंचर खरीद लो, रिस्की नहीं है, पैसा डूबेगा नहीं, अब मेरे को दे दो, तो मैं कहूंगा भैया 60%, 6 लाख, मतलब अगर 10 लाख रुपए मेरे पास है तो 6 लाख रुपए मैं शेयर्स में लगाता हूँ, 4 लाख रुपए डिवेंचर में लगाता हूँ। आपकी आने वाली जनरेशन जब तक मेरी एज तक पहुंचेगी, क्या 9 लाख रुपीज शेयर्स और 1 लाख रुपीज डिवेंचर। क्या आप लॉजिक समझ पा रहे हैं? जो पुरानी जनरेशन के लोग हैं वो थोड़ा सा सिक्योर चलना चाहते हैं, हम थोड़ा रिस्क टेकर, हमारे रिस्क एपेटाइट बढ़ती जा रही है। क्या आप ये रियलाइज कर रहे हैं बात? जो पुरानी जनरेशन है वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, उनकी रिस्क एपेटाइट इतनी नहीं है। जो पुरानी जनरेशन है वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, उनकी रिस्क एपेटाइट इतनी नहीं है। मतलब उनको 10 लाख रुपए दो तो कहेंगे 10 लाख के डिवेंचर्स खरीदो, कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, सुकून की जिंदगी। कौन सी वाली? सुखमनी वाली जिंदगी। याद है हमने करा था चिंतामणि और सुखमनी। हाँ जी। और मेरी जनरेशन के लोगों को अगर आप 10 लाख रुपए दोगे, वो कहेंगे 6 लाख रुपए शेयर्स में लगाते हैं, 4 लाख रुपए डिवेंचर्स में लगाते हैं, 60-40 का कॉम्बो, 70-30 का कॉम्बो, जैसे मर्जी, मतलब अपनी अपनी रिस्क एपेटाइट। तो मेरी रिस्क एपेटाइट थोड़ी सी बढ़ गई, पुरानी जनरेशन से रिस्क एपेटाइट हमारी बढ़ती जा रही है। आपकी जनरेशन जब तक मेरी एज तक पहुंची होगी, 80% पैसा शेयर्स में लगाओ, 20% डिवेंचर्स में, मतलब वो रिस्की इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहिए क्योंकि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। वो फटाफट पैसा अंदर करना चाहती है, लेकिन फटाफट के चक्कर में रॉकेट शूट हो जाता है और शू भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो रॉकेट का भरोसा नहीं है, शेयर्स का रॉकेट कहाँ जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कहीं भी जा सकता है। डिवेंचर्स का रॉकेट स्ट्रेट, बिल्कुल शरीफ रॉकेट है, स्ट्रेट लाइन पे धीरे धीरे ऊपर जाता है। सर आपको रैप लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? मेरे को रैप लिखना चाहिए? नहीं, मेरे बस की नहीं है। ठीक है, वैसे मैंने एक लिखा था, अब मैं क्लास रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद सुनाऊंगा। ठीक है, मैंने एक लिखा था लेकिन वो सुनाने लायक नहीं है। अरे नहीं सर, सुनाना। सर आप ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकते। अब तो सुनाना पड़ेगा। नहीं, नो थैंक रिकॉर्डिंग बंद करके दोबारा सुना। नहीं, वो रैप टीचर यूट्यूब वालों को भी मैं सुनना आपको है। सुनाऊं। अच्छा, एक क्लास खत्म होने पे मैंने सुनाना अपने पड़ेगा। गाने लिखे हैं, तुमने सुने नहीं? मैंने 4-5 गाने लिखे नहीं हैं। सर, एक तो सुना हुआ तुमने, आपने जस्ट जरा लिविंग माय ड्राइंग लाइफ वाला। एक आपके सुना सर। टैलेंट इतने आप हमें बताते ही नहीं। बस हाँ, सर। क्लास शुरू हुई है, हम टॉपिक से भटकते जा रहे हैं, प्लीज मेरे साथ चले। हाँ जी, हाँ। पुरानी जनरेशन के लोगों को 10 लाख रुपए दोगे तो वो रिस्की नहीं, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। पुरानी जनरेशन के लोगों में अगर आप 10 लाख रुपए दोगे तो वो रिस्की नहीं, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, यानी डिबेंचर्स में सारा पैसा लगाना चाहेंगे जिसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, स्टेडी ग्रोथ रहेगी। लेकिन अब मेरी जनरेशन को 10 लाख रुपए दोगे तो कहीं ना कहीं 60-40 का कॉम्बो या 70-30 का कॉम्बो लगाना चाहेंगे कि 70% रिस्की, 30% रिस्क फ्री। हमारी रिस्क एपेटाइट धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती जा रही है। आपकी जनरेशन के लोग जब मेरी एज तक पहुंचेंगे तो उनकी रिस्क एपेटाइट बढ़ चुकी होगी, वो 80% रिस्की इन्वेस्टमेंट और 20% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। लेकिन हायर द रिस्क हायर द रिटर्न के चक्कर में रॉकेट कभी कभी शू शू होके कहीं भी जा सकता है। स्टेडी ग्रोथ वाला रॉकेट बहुत अच्छा है, रीजनेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो इसमें मैनेज होना चाहिए। ठीक है, तो लविश केक फैक्ट्री अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर्स भी इशू कर सकती है। लविश केक फैक्ट्री अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है। तो लविश केक फैक्ट्री जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक के बीच में कूद गई, हमारी कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट करो, शेयर्स के लिए अप्लाई करो, हमारी कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट करो, शेयर्स के लिए अप्लाई करो, धंधे में हिस्सेदारी मिलेगी, प्रॉफिट का शेयर मिलेगा डिविडेंड नाम से। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम पब्लिक में उतर गए, ये बोल गए कि हमारी कंपनी में लोन इन्वेस्ट करो, डिबेंचर्स के लिए अप्लाई करो, आपको प्रॉफिट में कोई शेयरिंग नहीं मिलेगी, कोई हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, लेकिन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो जिसकी जैसी रिस्क एपेटाइट है, अगर कोई ज्यादा रिस्क लेता है अपनी लाइफ में तो वो लविश केक फैक्ट्री की शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा। उसके अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा होंगे। और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता तो लविश केक फैक्ट्री के डिबेंचर्स के लिए अप्लाई करेगा, उसको स्टेडी रेट ऑफ ग्रोथ मिलेगी, उसको स्टेडी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। गाइस ध्यान से सुनो,
अगर मैं शेयर्स इशू करता हूं, क्या प्रॉफिट में लविश अंबानी इलॉन का शेयर जो एग्जिस्टिंग है उनका शेयर डाइल्यूट हो जाएगा, कम हो जाएगा? यस और नो? चलो एडमिशन की कहानी याद करो। जब कोई पार्टनर आता है, क्या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर कम हो जाएगा? एडमिशन के टाइम की कहानी याद करो। अगर कोई नया पार्टनर आया तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट का शेयर डाइल्यूट हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर लविश केक फैक्ट्री लिमिटेड पब्लिक एट लार्ज को शेयर्स के लिए इनवाइट करती है कि कैपिटल इन्वेस्ट करो, धंधे में हिस्सेदार बन जाओ, प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगी डिविडेंड के फॉर्म में, तो जो एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनका शेयर कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएगा। हम नहीं चाहते हमारा शेयर डाइल्यूट हो, सारा प्रॉफिट हमारी जेब में रहे। तो भाई साहब आप शेयर्स के थ्रू पैसा 100 करोड़ रुपए नहीं रेज कर सकते, फिर आप शेयर इशू करने को ऑप्शन साइड रखो। मैं कहा ठीक है, हम शेयर नहीं इशू करना चाहते क्योंकि प्रॉफिट में शेयरिंग हम नहीं करना चाहते, हम अपना प्रॉफिट का शेयर डाइल्यूट नहीं करना चाहते, तो हम शेयर्स के थ्रू 100 करोड़ नहीं इकट्ठा करते। दूसरा ऑप्शन, चलो डिबेंचर्स इशू करते हैं। मैंने डिबेंचर्स इशू करने की कोशिश करी, मेरे मार्केट में डिबेंचर्स की डिमांड ही नहीं है, कोई मेरे को लोन ही नहीं देना चाहता। गाइस मैं क्या करूं? मैं दुविधा में हूं, आप मेरी हेल्प करेंगे प्लीज ध्यान से। लविश केक फैक्ट्री अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक के बीच में कूद गई कि शेयर्स के लिए अप्लाई करो, कैपिटल इन्वेस्ट करो, धंधे में हिस्सेदार बन जाओ, डिविडेंड आपको दिया जाएगा। सब मेरे साथ हैं। लविश केक फैक्ट्री अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लविश केक फैक्ट्री अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक के बीच में कूद गई कि हमारे धंधे में कैपिटल इन्वेस्ट करो, शेयर होल्डर बन जाओ, हिस्सेदार बन जाओ, प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगी डिविडेंड के फॉर्म में। इस सिनारियो में प्रॉफिट का शेयर जो एग्जिस्टिंग ओनर्स का है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का है, वो डाइल्यूट होगा। ये सिचुएशन हम अवॉइड करना चाहते हैं कि लविश अंबानी लॉन्च चाहते हैं कि प्रॉफिट का शेयर हम शेयर होल्डर्स में नहीं बांटना चाहते यार, हम अपनी जेब में रखना चाहते हैं प्रॉफिट्स। तो अगर आपको अपना शेयर डाइल्यूट नहीं करना, प्रॉफिट का शेयर डाइल्यूट नहीं करना, तो आप इश्यू ऑफ शेयर्स के थ्रू 100 करोड़ का फंड इकट्ठा मत करो। तो इश्यू ऑफ शेयर्स ऑप्शन मैंने साइड कर दिया। दूसरा ऑप्शन, आप पब्लिक के बीच में कूद जाओ, बोलो हमें लोन दो, आप हमारे डिबेंचर्स के लिए अप्लाई करो, सब्सक्राइब करो, आपको प्रॉफिट में कोई शेयरिंग नहीं मिलेगी, आपको हिस्सेदार नहीं हो, लेकिन आपको फिक्स रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा, और मैं अपना पूरा फैक्ट्री का प्लांट गिरवी भी रख रहा हूं, तो ये सिक्योर्ड भी है। आप कहीं ना कहीं सुख मनी वाले स्टेज में हो, आपको टेंशन नहीं रहेगी, आपको सुख रहेगा जिंदगी में, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। मैंने इन्वाइट किया, कोई मेरा डिबेंचर खरीदने को तैयार नहीं है। मैंने कोई डिस्काउंट दूंगा तो भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। यार 100 करोड़ कहां से इकट्ठा करूं? अगर मैं शेयर्स इशू करके इकट्ठा करता हूं तो मेरा प्रॉफिट में शेयर डाइल्यूट हो जाता है, मेरा कंट्रोल कम हो जाता है, और मैं डिबेंचर्स इशू करना चाह रहा हूं तो लोग कोई खरीद नहीं रहा। गाइस आप बताओ मैं क्या करूं? सर आपके पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि बैंक के पास जाओ और वो 18% वाला लोन उठा लो। मैंने कहा ठीक है, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। शेयर में इशू करना नहीं चाहता कि मेरा कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट का शेयर डाइल्यूट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिबेंचर्स में इशू करना चाह रहा हूं, लोग मेरे को लोन देने को तैयार नहीं है। मैंने 10% करके देख लिया, 12% करके देख लिया, लोग मेरे को इंटरेस्ट नहीं दे रहे। मैंने डिस्काउंट भी देके देख लिया, फिर भी लोग नहीं देना चाह रहे। तो मैंने कहा यार मैं शेयर्स भी इशू करना नहीं चाहता, डिबेंचर इशू हो नहीं पा रहे क्योंकि लोग अप्लाई नहीं कर रहे, तो मेरे पास एक इकलौता ऑप्शन बचा, किसी से जाके लोन ले लो। तो मैं बैंक के पास गया, बैंक कह रहा फिर आ गए घूम के, 100 करोड़ का लोन, 18% का इंटरेस्ट, वही रेट है फिक्स। क्या आपको कहानी याद आ रही है? मैंने बैंक को बोला 100 करोड़ का लोन दे दो, बैंक कह रहा 18% पर एनम का इंटरेस्ट, सालाना 18 करोड़ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है दे देंगे, आप 100 करोड़ दो, हम आपको सालाना 18 करोड़ का इंटरेस्ट भी देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट भी धीरे धीरे रीपे कर देंगे, कोई बात नहीं। क्या बैंक लोन दे देगा? ऐसी बैंक क्या कहेगा? सिक्योरिटी। भाई साहब ये फैक्ट्री का जो प्लांट है ना, ये जो गिरवी रख रहे थे तुम डिबेंचर को, हमें भी गिरवी रखो। मैंने कहा ठीक है, ये कोलेटरल वर्ड यूज मत करना, रिया आपने गलत यूज किया अभी। रिया कोलेटरल वर्ड यूज मत करना, आपने अभी गलत यूज करा। फिर क्या यूज करूं? नहीं करना, वो मैंने समझाना है। सिक्योरिटी पेपर वर्ड। हाँ तुम पढ़ा लो, चलो। अरे आपने बोला वो गलत बोल रहे, तो मैं तो ऑप्शन नहीं यूज करना अभी कोई वर्ड। मैं जिस कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ वहां रिया आगे पहुंच गई है, वहां भी नहीं जाना, प्लीज धीरे धीरे पेशेंस रखें। रिया यू आर करेक्ट। मैं शेयर्स इशू करना नहीं चाहता क्योंकि मेरा शेयर पे डाइल्यूशन हो जाएगा, जो मेरा एग्जिस्टिंग शेयर है उस पे डाइल्यूशन हो जाएगा, प्रॉफिट शेयर पे डाइल्यूशन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? लविश केक फैक्ट्री अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर्स इशू करना नहीं चाहती। लविश केक फैक्ट्री अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर्स इशू करना नहीं चाहती क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो लविश अंबानी इलॉन है, उनका प्रॉफिट में शेयर, उनका धंधे में हिस्सेदारी डाइल्यूट हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वो ये चीज नहीं चाहते। वो कहते हैं जो हम प्रॉफिट कमाए सारा हमारी जेब में जाए, इसलिए हम हिस्सेदारी बेचने के उसमें नहीं है, हम हिस्सेदारी नहीं देना चाहते, हमें लोगों का कैपिटल का पैसा नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा लोन का पैसा ले लो।
आप शेयर्स नहीं इशू करना चाहते, लोगों को धंधे में हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते, प्रॉफिट नहीं शेयर करना चाहते, तो डिबेंचर इशू कर लो, लोन ले लो, लोन पे इंटरेस्ट दे देना। मैंने लोन रेज करने की कोशिश करी, मैंने डिबेंचर डिस्काउंट पे भी देने की कोशिश करी, मैंने अपना सिक्योरिटी मैंने यहाँ पे गिरवी रखने की कोशिश करी कि मैं गिरवी रख रहा हूँ अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपना पूरा प्लांट, तब भी लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं जताया, डिबेंचर के लिए लोग अप्लाई नहीं कर रहे। तो मेरे पास आखिरी इकलौता ऑप्शन बचा कि यार बैंक के पास जाते, बैंक से लोन लेते हैं। मैंने बोला बैंक आप मेरे को 100 करोड़ का लोन दे दो, मैं आपको 18% के हिसाब से सालाना 18 करोड़ का इंटरेस्ट देने को तैयार हूं और प्रिंसिपल अमाउंट हम धीरे धीरे रीपे कर देंगे। बैंक ने बोला ठीक है बहुत बढ़िया। क्या बैंक मेरे को 100 करोड़ ऐसे ही दे देगा? नहीं, बैंक कहेगा ये जो पूरा तुम्हारा फैक्ट्री प्लांट है, ये जो तुम डिवेंचर्स को गिरवी रखते हैं, हमें गिरवी रखो। मैंने कहा ठीक है तुम गिरवी ले लो। बैंक कह रहा है ये हो गई तुम्हारी प्राइमरी सिक्योरिटी, ध्यान से सुनेंगे, ये हो गई तुम्हारी प्राइमरी सिक्योरिटी, हमें एक और सिक्योरिटी चाहिए। मैंने कहा ये क्या मतलब हो गया? आपको मैं पूरा फैक्ट्री गिरवी रख दिया, मैंने सब कुछ, जब मैं अपने आप को बेच खाऊं क्या? मतलब पूरा जो मेरे पास है मैंने सारा गिरवी रख दिया, आप 100 करोड़ का लोन दो, पूरा प्लांट में आपको गिरवी रख रहा हूं, 18 करोड़ का इंटरेस्ट में सालाना देने को तैयार हूं, प्रिंसिपल अमाउंट धीरे धीरे पे कर दूंगा, मेरे पास और कुछ नहीं है गिरवी रखने के लिए। कह रहे आपके पास एक चीज है। मैंने कहा क्या? कह रहे हमें ना हवाई डिवेंचर दे दो। मैंने कहा हवाई डिवेंचर? असली डिवेंचर सुने, आप ही समझाओ, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है कौन से डिवेंचर मांग रहे हैं। गाइस मैं प्राइमरी सिक्योरिटी अपना फैक्ट्री का प्लांट पूरा गिरवी रख चुका हूं 100 करोड़ के लोन के लिए। मैं प्राइमरी सिक्योरिटी अपना पूरा फैक्ट्री का प्लांट, अपनी पूरी फैक्ट्री गिरवी रख चुका हूं 100 करोड़ के लिए। वो कह रहे दिस इज नॉट इनफ, आपको 100 करोड़ का लोन चाहिए, आपके ये जो आप प्राइमरी सिक्योरिटी दे रहे हो, गिरवी रख रहे हो अपना पूरा फैक्ट्री का प्लांट, दिस इज नॉट इनफ। मैंने कहा और क्या चाहिए? मेरे पास और कुछ नहीं है। कह रहे आपके पास एक चीज है, हवाई है वो। मैंने कहा क्या है? कह रहे हवा में डिबेंचर्स इशू कर दो। मैंने कहा हवाई डिबेंचर ये क्या है, ये कैसे काम करेगा? कह रहा ऐसा है, अगर आपने 18 करोड़ के सालाना इंटरेस्ट में डिफॉल्ट किया या फिर आपने प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करते वक्त डिफॉल्ट किया, मतलब ईएमआई इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों रीपे होता है, आपने कुछ गड़बड़ करी तो पहले हम आपका फैक्ट्री प्लांट बेचेंगे, उससे हमने जो रिकवरी करी, अगर नहीं हो पाई तो जो हवाई डिबेंचर हैं ये असली के डिबेंचर बन जाएंगे और हम डिबेंचर होल्डर्स का राइट एक्सरसाइज करेंगे। प्लीज बहुत ध्यान से सुने, शेयर्स हम इशू करना नहीं चाह रहे क्योंकि हम अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। शेयर्स हम इशू करना नहीं चाह रहे क्योंकि हम अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं, सारा प्रॉफिट हमारा हम लोगों में नहीं बांटना चाह रहे। लविश केक फैक्ट्री का जो प्रॉफिट है वो जो इनिशियल शेयर होल्डर्स मेंबर्स हैं, लविश अंबानी लॉनी, वो ही रखना चाह रहे हैं, वो शेयर होल्डर्स में लोगों में नहीं बांटना चाह रहे। तो मतलब हम कैपिटल का पैसा नहीं दे सकते, हम नहीं बोल रहे हिस्सेदार बनो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा कैपिटल का पैसा। लोन का पैसा हम मांग रहे तो लोग दे नहीं रहे, कैपिटल का पैसा लोग दे रहे, हम कह रहे नहीं हमें नहीं चाहिए कैपिटल का पैसा। कैपिटल का पैसा लोग दे रहे तो हम कह रहे नहीं हमें नहीं चाहिए कैपिटल का पैसा, आप अपने पास रखो, हम आपको कंट्रोल नहीं देना चाह रहे, हम आपको प्रॉफिट शेयर नहीं देना चाह रहे, हम अपने हाथ में रखना चाह रहे सारा प्रॉफिट। तो मैं कैपिटल का पैसा नहीं रखना चाह रहा, मैं किसी को हिस्सेदार नहीं बनाना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ लोन दे दो, मैं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा। कह रहा है लोन नहीं दे रहे, कैपिटल लेना लो। मैं लोन नहीं चाहिए मेरे को, मैं लोन मांग रहा हूँ, लोग लोन नहीं देना चाह रहे। तो मेरे पास इकलौता ऑप्शन बचा कि मैं बैंक से या किसी और कंपनी से जाके मैं लोन ले लूं। मैंने बोला 100 करोड़ का लोन दो, उसने बोला 18% का इंटरेस्ट, बहुत भारी पड़ रहा है, बट ठीक है क्या कर सकते हैं, लोग देना नहीं चाह रहे, कैपिटल का हम लेना नहीं चाह रहे, लोग लोन देना नहीं चाह रहे, कैपिटल का हम लेना नहीं चाह रहे, तो मैंने फाइनली बैंक से लोन लिया 100 करोड़ का, 18 करोड़ का सालाना इंटरेस्ट देंगे। मैंने अपनी पूरी फैक्ट्री पूरा प्लांट गिरवी रख दिया और वो कह रहे दिस इज नॉट इनफ। मैंने कहा दिस इज नॉट इनफ मतलब? कह रहे ये प्राइमरी सिक्योरिटी हो गई, एक सेकेंडरी सिक्योरिटी भी चाहिए। मैंने कहा प्राइमरी सिक्योरिटी इनफ नहीं है क्या? कह रहे नहीं है इनफ, एक सेकेंडरी सिक्योरिटी भी चाहिए। मैंने कहा क्या चाहिए सेकेंडरी सिक्योरिटी? कह रहे हवाई डिबेंचर इशू करो। मैंने कहा हवाई डिबेंचर? क्या इस डिबेंचर पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा? कह रहे नहीं ये हवाई डिबेंचर है, इस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। मैंने कहा काहे के डिबेंचर है, मेरे को नॉर्मल डिबेंचर पता है, ये हवाई डिबेंचर क्या हो रहा है? कह रहे हवा में इशू करे, अभी इशू हुए नहीं है, साइड पे पड़े हुए हैं, इस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। बात इतनी सी है कि अगर आपने 100 करोड़ के लोन पे इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट का डिफॉल्ट किया, अगर आपने इस 100 करोड़ के लोन पे इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट का डिफॉल्ट किया, तो हम आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी बेचेंगे पहले तो, यानी आपका फैक्ट्री प्लांट बेचेंगे, पैसा रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। अगर उसके बाद भी रिकवर नहीं हो पाया तो आपके जो हवाई डिवेंचर है वो असली डिवेंचर में कन्वर्ट हो जाएंगे और हम डिवेंचर होल्डर्स का राइट एक्सरसाइज करेंगे। बात समझ पा रहे कि प्राइमरी सिक्योरिटी फैक्ट्री गिरवी रखी वो इनफ नहीं थी, सेकेंडरी सिक्योरिटी हवाई डिवेंचर्स मैंने बैंक को दिए, वो डिवेंचर्स असली डिवेंचर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर मैंने प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अमाउंट में कोई डिफॉल्ट किया। गाइस मैं आपके साथ एक पैराग्राफ शेयर करना चाहूंगा, उस पैराग्राफ को रीड करेंगे और वो पैराग्राफ जो मैंने आपको अभी कहानी बताई है
वो कहानी इस पैराग्राफ को रीड पढ़ते और पैराग्राफ इस कहानी के बाद दोनों बातें क्लियर होंगी। मैं उसकी फोटो भेज रहा हूं, ध्यान से देखें। कहानी थोड़ी बहुत समझ में आई? हाँ ना जी सर। यस गाइस सर। ध्यान से सुनिए प्लीज, ये एक एक लाइन पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। जो मैं कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहा हूं ये प्रैक्टिकली अब हम लगाने वाले इसको। समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स यानी कभी कभी कंपनी लोन लेना चाहती है बैंक से या किसी और से भी, तो कंपनी में हैव टू इशू डिबेंचर्स एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी, एज अ सब्सिडियरी सिक्योरिटी। ध्यान से गाइस, मैं शेयर से पैसा रेज करना नहीं चाह रहा, डिबेंचर्स के थ्रू मेरे को कोई पैसा दे नहीं रहा। मैं शेयर्स की इशू करके पैसा रेज करना नहीं चाह रहा, डिबेंचर्स के थ्रू मेरे को कोई पैसा दे नहीं रहा। मैंने हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन बनाई है, मैं बैंक के पास गया लोन लेने, बैंक को मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी एज प्राइमरी सिक्योरिटी, बट बैंक कह रहा है दिस प्राइमरी सिक्योरिटी इज नॉट इनफ, वी नीड अ सेकेंडरी सिक्योरिटी, सब्सिडियरी सिक्योरिटी व्हिच इज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। रिया बात समझ में आई? तो जो मैंने अपनी फैक्ट्री गिरवी रखी है दैट इज अ प्राइमरी सिक्योरिटी। जो मेरे से सेकेंडरी सिक्योरिटी वो हवाई डिबेंचर मांग रहे हैं, वो सेकेंडरी सिक्योरिटी, सब्सिडियरी सिक्योरिटी इज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी तब वो जब मैंने कोई डिफॉल्ट किया इंटरेस्ट या प्रिंसिपल में, तो प्राइमरी सिक्योरिटी बेची गई, नहीं रिकवरी हो पा रही, तो सेकेंडरी सिक्योरिटी जो डिबेंचर्स हवा में थे वो एक्चुअल डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो डिबेंचर्स होल्डर्स का राइट एक्सरसाइज करेंगे। इस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं। कभी कभी जब कंपनी बैंक से लोन लेती है, कभी कभी यानी समटाइम्स जब कंपनी बैंक से लोन लेती है तो कंपनी में हैव टू इशू। क्या जरूरी है बैंक हमेशा सेकेंडरी सिक्योरिटी मांगेगा? आप बताओ, क्या जरूरी है बैंक बोले नहीं नहीं हमें तो सेकेंडरी सिक्योरिटी चाहिए? हो सकता है ना प्राइमरी सिक्योरिटी में भी कुछ बैंक मान जाए। क्या बात समझ पाए गाइस? मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, शेयर्स के थ्रू पैसा हम रेस करना नहीं चाहते, डिबेंचर्स के थ्रू हमें कोई पैसा दे नहीं रहा। गाइस मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, शेयर्स के थ्रू हम पैसा रेस करना नहीं चाहते, डिबेंचर्स के थ्रू हमें कोई पैसा दे नहीं रहा। तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास लास्ट ऑल्टरनेटिव ये रहा कि हम बैंक से जाके लोन ले लें। बैंक से लोन लेने गए तो वो कह रहे कि भाई साहब कुछ गिरवी रखो, गिरवी रख दी हमने अपनी पूरी फैक्ट्री का प्लांट, अब मेरे पास कुछ नहीं है गिरवी रखने के लिए। दिस इज द होल सोल प्राइमरी सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी मेरे पास कोई नहीं देने के लिए। तो उन्होंने कहा हवा में आप एक डिबेंचर इशू कर दो। मैंने कहा ठीक है, हवा में डिबेंचर इशू करने में क्या चल रहा है, मतलब हमें कोई इंटरेस्ट थोड़ी लेना उस डिबेंचर पे, हवा में ही है, हवाई है। कह रहे अगर आपने इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कोई डिफॉल्ट किया, आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी फैक्ट्री का प्लांट बेचेंगे, रिकवरी हो गई बहुत बढ़िया, नहीं हुई तो डिबेंचर जो हवा में है वो एक्चुअल डिबेंचर्स बन जाएंगे और डिबेंचर होल्डर का राइट एक्सरसाइज करेगा बैंक। रीड कर लो पैराग्राफ। समटाइम्स यानी कभी कभी कंपनी लोन लेती है बैंक से तो कंपनी में हैव टू इशू, हर बार नहीं, may have to issue debentures as a subsidiary, as a secondary, as a collateral security. ये सेकेंडरी सिक्योरिटी है इन एडिशन टू प्रिंसिपल, इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी। क्या बात पकड़ पाए? समटाइम्स कभी कभी जब कंपनी बैंक से लोन लेती है, समटाइम्स कभी कभी जब कंपनी बैंक से लोन लेती है तो कंपनी में हैव टू इशू, कभी कभी हमें इशू करने पड़ जाते हैं डिबेंचर्स, ये हवाई डिबेंचर्स हैं, एज अ सेकेंडरी, as a subsidiary, as a collateral security in addition to primary, यानी in addition to principal security. प्राइमरी और प्रिंसिपल सिनोनिम्स है, सब्सिडियरी, सेकेंडरी और कोलैटरल सिनोनिम्स है। क्या बात पकड़ पाए? प्राइमरी, हाँ जी, प्राइमरी और प्रिंसिपल सिनोनिम्स है। प्राइमरी सिक्योरिटी यानी प्रिंसिपल सिक्योरिटी, मेन सिक्योरिटी, प्राइमरी सिक्योरिटी यानी प्रिंसिपल सिक्योरिटी, मेन सिक्योरिटी, सब्सिडियरी, सेकेंडरी और कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब सेकेंड जो हम और एडिशनल सिक्योरिटी दे रहे हैं। The bank or the other person जिसको डिबेंचर्स हमने इश्यू करे हैं as a secondary security, as a collateral security, will not be entitled to any interest. उस हवाई डिबेंचर पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आपको 100 करोड़ के ओरिजिनल लोन पे 18 करोड़ देने हैं, उस वाले डिबेंचर जो हवाई वाले उस पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना। आगे क्या लिखा है? They are entitled to get interest on the original loan. जो 100 करोड़ का ओरिजिनल लोन है उस पे इंटरेस्ट मिलेगा आपको। If the default is made either on interest or on principal, the lender will first realize the debt from principal security, but if full amount of debt is not recovered from principal security, the claim it may claim all the rights of a debenture holder. Guys, ये पैराग्राफ अब क्लियरली समझ में आता है स्टोरी से? yes or no? यस, समझ में आ गया? 100% क्लियर है? किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज पूछें। फिर मेरे को डाउट, हाँ प्लीज पूछे रिया। तो जो सेंटेंस है इन अदर वर्ड्स कोलैटरल सिक्योरिटी मींस सेकेंडरी सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी, ये ग्रामेटिकली मतलब ये नहीं कोलैटरल सिक्योरिटी इज इक्वल टू सेकेंडरी प्लस प्राइमरी सिक्योरिटी? ना बट ग्रामेटिकली तो वही लग रहा है। नहीं, ध्यान से सुनेंगे। इन अदर वर्ड्स कोलैटरल सिक्योरिटी मींस सेकेंडरी सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी।
कोलेटरल सिक्योरिटी, ध्यान से देखो, कोलेटरल सिक्योरिटी मींस सेकेंडरी सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी। आप समझ में आया? एडिशन में और दे रहा हूं वो कोलेटरल है। रिया समझ पाए? इतना नहीं जाना लिटरेचर में, अकाउंट्स का एग्जाम। हाँ सर मतलब नहीं, बिल्कुल क्लियर कट इंटरप्रिटेशन लिख रहे रिया, वो वाला नहीं निकल रहा जो आप बोल रहे हो। ध्यान से सर देखो। मतलब कॉमा नहीं लगा था ना वहां पर, तो कॉमा से थोड़ा क्लियर हो जाए। कुछ नहीं कर नहीं है, सकती मैं, नहीं बिल्कुल रीड ठीक है, नहीं 100% करेक्ट इंटरप्रिटेशन है जो मैं बोल रहा हूँ। प्लीज ध्यान से सुनेंगे। मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक कह रहे फैक्ट्री गिरवी रख दो, मैंने कहा ठीक है। मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक कह रहे फैक्ट्री गिरवी रख दो, मैंने कहा ठीक है। बैंक कह रहे दिस इज नॉट इनफ, हमें कुछ और एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए, विच इज कोलेटरल सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी। जो एडिशनल सिक्योरिटी वो मांग रहे हैं, मेरे पास और कुछ देने को है नहीं। उसने हवाई डिबेंचर्स इशू करवा लिए, उस डिबेंचर पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना, लेकिन अगर आपने ओरिजिनल लोन के प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पे डिफॉल्ट किया तो ये डिबेंचर जो हवा में इशू करें एक्चुअल डिबेंचर्स बन जाएंगे और बैंक एक्सरसाइज करेगा राइट ऑफ डिबेंचर्स होल्डर्स। क्या बात समझ में आती है? इतनी सी बात बेसिक है। बैंक से लोन लिया, फैक्ट्री गिरवी रख दी, प्राइमरी सिक्योरिटी। बैंक से लोन लिया, फैक्ट्री गिरवी रख दी, प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी बैंक को इनफ नहीं लग रही तो वो सेकेंडरी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हवाई डिबेंचर मांग रहा है। वो हवाई डिबेंचर हवा में, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना। ओरिजिनल लोन के इंटरेस्ट या प्रिंसिपल में डिफॉल्ट किया तो हवाई डिबेंचर एक्चुअल डिबेंचर बन जाएंगे और डिबेंचर और बैंक विल एक्सरसाइज राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर। सो कोलेटरल सिक्योरिटी आर द डिबेंचर्स इशूड एज सेकेंडरी सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी आर डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। रिया इसमें कुछ है नहीं डिस्कशन का, हम टाइम वेस्ट सर व्हाट आर द राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स? अभी रुक जाओ। राइट ऑफ डिबेंचर होल्डर हम करेंगे ना। डिबेंचर होल्डर का राइट होता है इंटरेस्ट रिसीव करने का, तो उनको डिबेंचर होल्डर जो डिबेंचर इशू करेंगे उस पे उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओरिजिनल लोन का इंटरेस्ट प्रिंसिपल भी बढ़ता जा रहा है और इस पे भी इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो आगे जब केस करेगी ना कंपनी, इतना हम जा रहे टेक्निकल में जा रहे, ज्यादा डिटेल में जा रहे है नहीं, ठीक है। अब जब कंपनी केस करेगी तो ओरिजिनल लोन का भी प्रिंसिपल इंटरेस्ट मांगेगी, इस वाले डिबेंचर का भी लोन का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मांगेगी। समझ पाए? क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पे क्लियर होगा, ठीक है। हम थ्योरेटिकल आगे और ऐसा क्या होगा वैसा क्या होगा, ऐसे वैसे नहीं जाएंगे। चलो ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, क्या डिबेंचर मैंने हवा में इशू करे? यस गाइस डिबेंचर मैंने हवा में इशू करे। एक बात बताओ, क्या एक्चुअल में डिबेंचर इशू हुए? यस और नो? नो। मैं एक बात लिखूंगा, उसके बाद कई लोग नाराज हो सकते हैं। नो जर्नल एंट्री। खैर एक बात बताओ, 15 मिनट से बकवास चल रही है। अरे मेरे लैपटॉप का बैटरी लो गया, ठीक है। सर इस वाले कंसेप्ट की वो करते हैं क्वेश्चन, आप मेरे से जर्नल एंट्री पूछना। हाँ मैं जर्नल एंट्री बोलता हूँ। रुक जा चाचा, अभी मॉडिफाई होगा थोड़ा सा। तुम्हें क्या लगा ऐसा हल्के में निपट जाएगा ये कि हाँ नो जर्नल एंट्री, सर ने बस राम कहानी सुना दी और खत्म हो गया? ऐसा नहीं है, इसमें कुछ है मजेदार बातें, अभी हम सर हमने तो नहीं बोला ऐसा। नहीं नदीश को लगा ना मैं इसकी जर्नल एंट्री बताऊंगा, क्योंकि जर्नल एंट्री है ही। अभी मैं बताऊंगा, प्लीज ध्यान से सुनिए गाइस। इस कॉन्सेप्ट में मैंने बोला नो जर्नल एंट्री। सर फिर करेंगे क्या? मतलब नो जेई आपने लिख दिया कि कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, पर मतलब इसका पर्पस क्या है? क्या करा हमने? टाइम पास करा। मैंने कहा ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन के थ्रू बातें समझेंगे, एक क्वेश्चन के थ्रू बातें समझेंगे। हाँ जी, अब मैं क्वेश्चन ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। प्लीज ध्यान से सुनना। हमने 2 लाख का लोन लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। मैं आपके सामने क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से। हमने 2 लाख का लोन लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से और बदले में हमने हवाई सिक्योरिटी दी है, कोलेटरल सिक्योरिटी। सर प्राइमरी क्या है? मैंने कहा उससे आपको लेना देना नहीं है, यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी का ही कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। बात समझ में आती है? यस सर। बैंक से लोन लिया 2 लाख रुपए का और कोलेटरल सिक्योरिटी पे डिस्कशन हो रहा है। बैंक कह रहा है हमें 2.5 लाख की कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए कि डिबेंचर्स इशू करो, हवाई वाले। बात समझ में आई? यस। ध्यान से सुनना। अच्छा मैं क्वेश्चन पूरा ही बताता हूं, मैंने इसको आसान बनाया था, बट क्वेश्चन में क्या है, मैंने डिबेंचर्स ऑलरेडी 10 लाख के इशू कर रखे हैं, उसके बाद मैं बैंक के पास लोन लेने गया। ऑलरेडी 10 लाख के डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं, ये पास्ट की बात है। ऑलरेडी 10 लाख के डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं, पास्ट की बात है। मैं 2 लाख का बैंक के पास लोन लेने गया तो वो कह रहे हमें प्राइमरी सिक्योरिटी को मारो गोली। वो कह रहा है कोलेटरल सिक्योरिटी हमें हवाई डिबेंचर आप इशू कर दो, कितने के? 2.5 लाख के। 10 लाख के डिबेंचर्स में ऑलरेडी इशू कर चुका हूं, ये पास्ट की बात है। 10 लाख के डिबेंचर्स में ऑलरेडी इशू कर चुका हूं, ये पास्ट की बात है। मतलब लोगों से मैंने 10 लाख का उधार उठा रखा है डिबेंचर्स के नाम का, उनको मैं इंटरेस्ट देता रहता हूं। अब नई बात ये आ रही है कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 2 लाख का लोन लेने गया। प्राइमरी सिक्योरिटी का कोई डिस्कशन नहीं है कि मैंने क्या गिरवी रखा। कोलेटरल सिक्योरिटी सेकेंडरी सिक्योरिटी में लिखा हुआ है कि उन्होंने बोला कि हमें 2.5 लाख के डिबेंचर दे दो एज कोलेटरल सिक्योरिटी।
2 लाख का लोन है, 2.5 लाख के डिवेंचर्स ले लिए कोलैटरल सिक्योरिटी के, कोई भी इंटरेस्ट प्रिंसिपल में डिफॉल्ट हुआ, प्राइमरी सिक्योरिटी बेच के पैसा रिकवर करेंगे, नहीं हो पाता तो कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब ये जो हवा में सिक्योरिटी दी है एक्चुअल डिवेंचर्स बन जाएंगे और डिवेंचर होल्डर्स के राइट एक्सरसाइज करेंगे। ध्यान से देखना गाइस, क्या हमें यूजर्स को, यूजर समझते में क्या बोल रहा है, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या हमें यूजर्स को यानी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये बात बतानी चाहिए कि हमने 2 लाख का लोन लिया और 2.5 लाख की कोलैटरल सिक्योरिटी दे रखी है? यस और नो? यस। यस। अब ये बात कैसे बताएं? जब मैंने आपको बोला नो जर्नल एंट्री, जब जर्नल नहीं तो लेजर नहीं, लेजर नहीं तो ट्रायल नहीं, ट्रायल नहीं तो प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट नहीं, जब जर्नल हुई नहीं तो आगे लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट कहीं इंपैक्ट पहुंचा ही नहीं, तो यूजर को कैसे कम्युनिकेट करोगे? मैंने कहा मैं आपको तरीका बताता हूं, प्लीज ध्यान से सुनना गाइस। जब आपकी बैलेंस शीट बनती है, मैं एक रफ बैलेंस शीट बना रहा हूं, जब आपकी बैलेंस शीट बनती है तो उसमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों की फिगर्स डाली जाती है। गाइस जब आपकी बैलेंस शीट बनती है तो उसमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों की फिगर्स डाली जाती है। सर ऐसा क्यों? एज एन ऑडिटर बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की फिगर साथ में हो, ताकि कंपैरेटिव एनालिसिस किया जा सके कि प्रीवियस ईयर से ये वाली फिगर अब कितना चेंज हो गई है, कितना मॉडिफाई हो गई है और रीजंस क्या जस्टिफाइड है या नहीं। जब ऑडिटर जो अकाउंट्स की चेकिंग करता है, वो उसकी चेकिंग ऐसी होती है कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में फिगर में चेंज क्या है। अगर बहुत हैवी चेंज होता है तो वो बहुत एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन करता है। अगर चेंज इज रीजनेबल और रीजनेबल की जस्टिफिकेशन है तो वो इतना इन्वेस्टिगेट नहीं करता। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की फिगर साथ में शो की जाती हैं ताकि ऑडिटर अपनी ऑडिट ढंग से कर पाए। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की फिगर साथ में शो करी जाती है ताकि ऑडिटर अपनी ऑडिट ढंग से कर पाए। अगर बहुत मेजर चेंज है तो ऑडिटर बहुत इन्वेस्टिगेट करके चलेगा, उसके अंदर डीप डाइव करेगा। अगर इतना मेजर चेंज नहीं है और चेंज का रीजन जस्टिफाइड है तो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। क्या बात पकड़ पा रहे? तो बोला क्या, ध्यान से सुनना। अब बैलेंस शीट में मैं बोल रहा हूं लोन है, प्रीवियस ईयर में लोन आपका 10 लाख का था, अब हो गया 12 लाख का, कोई दिक्कत? 10 लाख का लोन हमारा ऑलरेडी था डिबेंचर्स के नाम से, 10 लाख का लोन हमारा ऑलरेडी था डिबेंचर्स के नाम से। इस साल हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 2 लाख का और लोन ले लिया तो लोन हमारा 12 लाख हो गया। मैं रफ प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, अभी फेयर भी आपको दिखाने वाला हूं। बात समझ में आती है? प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की फिगर साथ में लिखी जाती है ताकि पता लग जाए कि हाँ हमने इस साल 2 लाख का और लोन लिया है और ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, जस्टिफाइड उसके पास चीजें हैं, नहीं करना चाहता, वो उसको देखता है, कंपेयर करके देखता है। गाइस 12th स्टैंडर्ड में कंपैरेटिव का चैप्टर है लेकिन आपके कोर्स में डिलीटेड है, खुश होने की जरूरत नहीं है, ये आधे घंटे का चैप्टर था जो रिमूव हुआ है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में 10 लाख का लोन था, करंट ईयर में 12 लाख का लोन हो गया क्योंकि 2 लाख का लोन आपने इस साल में और लिया है। प्रीवियस ईयर में 10 लाख का लोन था, डिबेंचर्स आपने इशू करे थे पब्लिक एट लार्ज को, करंट ईयर में 12 लाख का लोन है, 10 लाख के डिबेंचर्स ऑलरेडी थे लोन में और 2 लाख का लोन आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से और ले लिया। ये कंपैरिजन एक सीए को काम करता है ऑडिट करते वक्त कि इन्वेस्टिगेट करना है नहीं करना, जस्टिफिकेशन है नहीं है। ये चैप्टर कंपैरेटिव का इस साल डिलीट हो चुका है लेकिन आधे घंटे का चैप्टर था तो खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं। अब बोला गया गाइस, क्या हमने देखा था नोट नंबर मेंशन किए जाते हैं बैलेंस शीट में कि आप डिटेल में जाना चाहते हो तो नोट नंबर देख लो। क्या हमने शेयर्स में करा था? जब हम शेयर कैपिटल शो कर रहे तो हम नोट नंबर लिखते थे कि नोट नंबर में जाके देख लो ऑथराइज कितनी है, इशूड कितनी है, सब्सक्राइब बट फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कितनी है। याद आई बात? शेयर कैपिटल लिखी होती थी बैलेंस शीट में तो नोट नंबर मेंशन होता था कि नोट नंबर के अंदर जाके देख लो कि ऑथराइज कैपिटल कितनी है जो एमओए की कैपिटल क्लॉज के अकॉर्डिंग होती है, इशूड कितनी है, लोगों को आपने इनवाइट कितने के लिखा, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। कुछ बातें याद आई? हाँ सर नोट नंबर होता था, तो मैंने कहा इसका भी नोट नंबर है, लेट्स सपोज नोट नंबर 1। अब नोट में डिटेल लिखा होगा गाइस, नोट्स टू अकाउंट्स में डिटेल लिखी होगी, ध्यान से सुनना। उसमें लिखा होगा इस करंट ईयर के बारे में, इस करंट ईयर के बारे में लिखा होगा, ध्यान से सुनना। तो लोन जो है, लोन में एक तो 12% वाले डिवेंचर्स हैं 10 लाख के, हाँ जी 12% वाले डिवेंचर है 10 लाख के, और एक बैंक लोन है कितने का बोलो गाइस? हाँ जी, क्या आप मेरे साथ हैं? प्रीवियस ईयर में आपका लोन 10 लाख का था, या आपने डिवेंचर्स इशू करे थे पब्लिक एट लार्ज को, उनसे उधार ले रखा था। प्रीवियस ईयर में आपका लोन 10 लाख का था, या आपने डिवेंचर्स इशू करे थे पब्लिक एट लार्ज को, उनसे उधार ले रखा था। इस साल वो डिवेंचर्स तो ऑलरेडी लोन में है, अभी रीपे नहीं हुआ है, 2 लाख का लोन आपने और ले लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। कोलैटरल सिक्योरिटी क्या कहीं शो हो रही है? आप बताओ,
कहीं दिख रही है वो 2.5 लाख के डिबेंचर जो आपने कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करे थे? No. नहीं दिख रहे। अब क्या करें? जब कोई जर्नल एंट्री नहीं है तो कहां लिखा है? गाइस उन्होंने बोला यहाँ पे ब्रैकेट में नरेशन की तरह आप इस चीज को मेंशन कर दो कि भैया 10 लाख के डिबेंचर हैं बट 2.5 लाख के डिबेंचर और इशू कर रखे कोलेटरल सिक्योरिटी से। बैंक लोन है 2 लाख का बट इस 2 लाख के लोन के अगेंस्ट में 2.5 लाख की कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कर रखी है। नरेशन के थ्रू मैं यूजर्स को कम्युनिकेट कर रहा हूं कि हाँ भाई 2.5 लाख के डिबेंचर्स कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह इशूड हैं। सर देखना चाहेंगे? मैंने कहा बिल्कुल देखें, कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ जी बताएं। अगर हम प्राइमरी सिक्योरिटी भी इशू करते तो वो भी उसमें भी हम नरेशन की तरह लिखते कि वी हैव इशूड दिस प्राइमरी सिक्योरिटी का कोई मेंशन नहीं आएगा यहाँ पे रिया। प्राइमरी सिक्योरिटी पे डिस्कशन नहीं है क्योंकि डिबेंचर्स आर इशूड एज सेकेंडरी सिक्योरिटी, आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो उसी में हमारा डिस्कशन है कि प्रेजेंटेशन कैसे रहेगी। ठीक है। वो भी नोट की तरह दिखता है। बिल्कुल यूजर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। रिया आपने सुना होगा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, हाँ थोड़ा जी। बहुत सुना हुआ है। उस प्रॉपर्टी में भी मतलब आप नीचे मेंशन कर सकते हैं दिस प्रॉपर्टी हैज बीन, मतलब पूरा गिरवी रख रखा हमने, ठीक है। तो वो मैं भी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं टेक्निकल टर्म्स आपके सामने रख रहा हूँ। ऑलरेडी बहुत टेक्निकल टर्म्स हमें याद रखने के लिए, तो मैं इसलिए नई नई टर्म्स आपके सामने नहीं बोल रहा, जो बाहर की प्रैक्टिकल नॉलेज है अभी नहीं ला रहा। पहले इसको ग्रैब करो। गाइस देखें ध्यान से, क्वेश्चन देखें। अ कंपनी हैड यानी पास्ट टेंस में 10 लाख 12% डिबेंचर्स ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक अ लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सब मेरे साथ हैं। कंपनी हैड 10 लाख 12% डिबेंचर यानी 12% वाले डिबेंचर इशू करके हमने 10 लाख इकट्ठे किए थे लोन के नाम से। 12% वाले डिबेंचर्स इशू करके हमने 10 लाख रुपए के इकट्ठे कर दे लोन के नाम से। फिर हमने 2 लाख रुपए का लोन और ले लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है। आगे लिखा है कंपनी प्लेस्ड विद बैंक डिबेंचर्स ऑफ 2,50,000 एज कोलेटरल सिक्योरिटी। गाइस एक बात बताओ, ये 10 लाख के डिबेंचर्स पे 12% का सालाना इंटरेस्ट देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? ये 10 लाख के डिबेंचर्स पे 12% के हिसाब से सालाना इंटरेस्ट देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? हाँ ना? हाँ सर देना पड़ेगा। ये जो 10 लाख के डिबेंचर्स हैं ये 10 लाख का लोन है। ये जो 10 लाख के डिबेंचर्स हैं ये 10 लाख का लोन है। इस पे सालाना आपको 12% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा जब तक आप पूरा 10 लाख रुपीस रिटर्न नहीं कर देते। वही है लोन वाली सिचुएशन है। प्रिंसिपल अमाउंट जब तक रिपे नहीं किया तब तक इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अच्छा ये जो 2 लाख का लोन लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, इस पे भी इन्होंने इंटरेस्ट डिसाइड करा होगा, वो भी देना पड़ेगा हमें। ये जो 2.5 लाख के डिबेंचर इशू कर रहा हूं कोलेटरल सिक्योरिटी, इस पे क्यों मेरे को 12% का इंटरेस्ट देना है क्या? बोलो। नो सर। नो। इस पे नहीं देना। ये तो हवाई डिबेंचर है, मेरे को ओरिजिनल लोन पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपे करना है, मेरे को इस पे नहीं देना। ये भी डिबेंचर्स बने नहीं है। ध्यान से, जर्नल एंट्री पूछा, फर्स्ट मेथड गाइस, फर्स्ट मेथड में लिखा है सिर्फ और सिर्फ लोन लेने की एंट्री हो रही है बैंक टू लोन। क्या आपको और कोई जर्नल एंट्री दिख रही है कि मैंने 2.5 लाख के डिबेंचर्स ऐसे गिरवी रखे एज कोलेटरल सिक्योरिटी? कोई एंट्री नहीं है, नो जर्नल एंट्री। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड आने वाला है गाइस, ध्यान से देखें। 10 लाख का लोन था प्रीवियस ईयर में, डिबेंचर्स इशू करे थे उसके नाम का। 10 लाख का लोन था प्रीवियस ईयर में, डिबेंचर्स इशू करे थे उसके नाम का था। इस साल 12 लाख का लोन हो गया, 10 लाख का पुराना ही लोन है और 2 लाख का एडिशनल लोन आ गया। अब 12 लाख का बाइफिकेशन नोट्स टू अकाउंट्स में बताया गया कि 12 लाख के लोन में 10 लाख तो 12% डिबेंचर्स हैं, उसके अंदर ब्रैकेट में देखो इन एडिशन डिबेंचर्स फॉर 2.5 लाख have been issued as collateral security। गाइस क्या मैंने नरेशन के थ्रू यूजर्स को कम्युनिकेट कर दिया कि भैया 2.5 लाख के डिबेंचर्स हवा में है जो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू है? क्या बात समझ में आती है? अगर आप हल्का सा रिलेट कर पाओ, कहीं ना कहीं ये बैलेंस शीट के बाहर कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाने जैसा नहीं है। यूजर्स को कम्युनिकेट करना भैया, कुछ याद आई बातें? यस। कहीं ना कहीं ये बैलेंस शीट के बाहर कंटिंजेंट लायबिलिटी वो होती है जो फ्यूचर इवेंट में, मेरे पे केस चल रहा है, मैं हार सकता हूं, तो भैया यूजर को कहां बताऊं, कोई पैसा अभी आया नहीं, कोई गया नहीं, मेरा कुछ हुआ नहीं है अभी, तो कहते हैं बैलेंस शीट के बाहर यूजर को बता के चलो। थर्ड चैप्टर में प्रिंसिपल था फुल डिस्क्लोजर, यूजर को सब बताओ। लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है वो तो बताओ, लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं भी है तब भी आपको लगता है बताना तो बताओ। यूजर को ऐसे अंधाधुंध में नहीं रखना, आपको सब कुछ बताना है यूजर्स को। तो हम ये बता के चल रहे हैं कि 2.5 लाख का इशू हो रखा है एज कोलेटरल सिक्योरिटी। गाइस नरेशन वाली बात समझ में आई? उसके बाद क्या मैंने बैंक लोन में भी बीच में लिख दिया है ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ 2.5 लाख? क्या बात समझ में आई? कोई डाउट? सर तो ये जो मैं बातें सिमुलेशन आज बता रहा हूं ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में काम आने वाली है। तो जो बच्चा ये क्लास ढंग से नहीं ले रहा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि कुछ बच्चे ढंग से नहीं सुन रहे,
उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक, उसमें बहुत दिक्कत आने वाली है, कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉइंट्स उसके अंदर रिलेट होंगे। हाँ जी अक्षर प्लीज पूछे। सर ये जो नरेशन है सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा बस, और कहीं नहीं? हाँ बस, और कुछ। एक बात बताओ ना, जब आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया तो फिर कैसे कहीं आ जाएगा? सोच पा रहे अक्षर? अब इसका एक दूसरा मेथड और है, इसका एक दूसरा तरीका और है। सर क्या तरीका है? मैंने कहा जर्नल एंट्री कर दो। है सर, कैसे जर्नल एंट्री कर दे? हवा में डिबेंचर इशू करने की जर्नल एंट्री कर दे? मैंने कहा अगर मैं आपको एक एंट्री बोलूं, आप शायद हाँ बोल दो, मैं एक एंट्री बोलूंगा, आप बताओ कर सकते नहीं कर सकते? डिबेंचर टू डिबेंचर। नो। क्या दिक्कत हो गई इसमें? क्या ये है? क्या ये बात as good होती as है? no entry है। एक बात सुनो ना, मैं एंट्री बोल रहा हूँ डिबेंचर टू डिबेंचर, क्या ये as good as no entry है? ओ +1 -1। हाँ मतलब कट तो जाएगा ही, क्या पर ये क्या है? फिर ये क्या हो फायदा रहा है? अच्छा सुनो सही, ध्यान से सुनना। मैंने 2.5 लाख के डिबेंचर इशू करे एज कोलेटरल सिक्योरिटी। मैंने बोला टू 12% डिबेंचर 2.5 लाख, और इधर भी मैथ्स क्या है? टू 12% डिबेंचर 2.5 लाख, ये मैं कोलेटरल सिक्योरिटी। ये देखो, ये पहला ऑप्शन हो गया, ये पहला ऑप्शन, नो जर्नल एंट्री। गाइस ये फर्स्ट ऑप्शन है, नो जर्नल एंट्री। मैंने क्या किया, सीधा सीधा बता दिया कि 10 लाख के डिबेंचर है, उसमें नरेशन के थ्रू ब्रैकेट में लिख दिया कि अरे 2.5 लाख के और है हमारे इन एडिशन, वो कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह इशूड है। यहाँ भी बता दिया 2 लाख का लोन, उसमें भी बता दिया कि हाँ भैया लोन तो है 2 लाख का, लेकिन मैंने 2.5 लाख के डिबेंचर्स भी इशू कर रखे कोलेटरल सिक्योरिटी में। यूजर को कुछ नहीं छुपा के चल रहा, सब बता रहा हूँ। डिबेंचर्स के भी ब्रैकेट में डाल दिया मैंने कि 2.5 लाख के डिबेंचर्स हैव बीन इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, और लोन के भी ब्रैकेट में बता दिया मैंने कि इस लोन के अगेंस्ट में मैंने 2.5 लाख के डिबेंचर्स इशू करे कोलेटरल सिक्योरिटी। कुछ नहीं छुपा रहा, सब बता के चल रहा हूँ, फुल डिस्क्लोजर फॉलो कर रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन ये हो गया कि कोई जर्नल एंट्री नहीं है, बट आप नरेशन के थ्रू बता के चलो। दूसरा ऑप्शन एक जर्नल एंट्री कर दो। मैंने जर्नल एंट्री बोली डिबेंचर टू डिबेंचर, आपने बोला हाँ कर दो, इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है? कोई न्यूट्रल से एंट्री में कुछ है ही नहीं। तो मैंने कहा टू 12% डिबेंचर डेबिट, क्या कर दूं? डिबेंचर डिबेंचर डेबिट कर दूं। इसके आगे लगा रहा हूं मैं सस्पेंस, ये टाइम पास है, ये टाइम पास है, अभी हट जाएगा। प्लीज ध्यान से सुनना, ये टाइम पास है। हमने पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस यूज कर रखा, टाइम पास उसको हटा देते हम। हाँ जी प्लीज ध्यान से देखना, इस केस में प्रेजेंटेशन कैसी रहेगी गाइस। इस केस में बैलेंस शीट जो बनेगी, प्लीज ध्यान से देखें। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, 10 लाख, 12 लाख, लोन। सर एक बात बताओ, ये पहले मेथड में और दूसरे मेथड में बैलेंस शीट में ठुल्लू फर्क है? हमें तो कुछ नहीं दिखा। कोई फर्क है? कोई फर्क है? No. सर कोई फर्क नहीं है, ये क्या चल रहा है? हाँ जी, मैंने कहा नोट देखो, नोट की प्रेजेंटेशन में फर्क आएगा। प्लीज ध्यान से गाइस, नोट देखना, नोट की प्रेजेंटेशन में फर्क आएगा। मैं एक नोट बना रहा हूँ लोन का, नोट नंबर 1। प्लीज ध्यान से देखें, तो मैं बोलूंगा लोन, लोन में बोलूंगा डिबेंचर, डिबेंचर कितनी है? 12% डिबेंचर कितनी है? हाँ जी 10 लाख के। कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं लिखूंगा 12.5 लाख। क्या आपको बात समझ में आई मैंने क्या किया? Yes. मैंने ये एंट्री जब करी तो क्या डिबेंचर मेरे 12.5 के हो गए। अब ध्यान से देखना जादू, लेस डिबेंचर सस्पेंस 2.5 लाख। गाइस कितने के डिबेंचर हो गए? सर ये फिर से समझाओ एक बार। सर ये नहीं करना, हमने फर्स्ट वाला ही कर दिया। नहीं सुनो तो सही, ये जर्नल एंट्री करी है। देखो जब आपने ये जर्नल एंट्री करी तो क्या डिबेंचर 2.5 लाख से बढ़ गए? तो डिबेंचर 12,50,000 के हो गए। Yes. डिबेंचर्स ओरिजिनली 10 लाख के थे, जब आपने ये जर्नल एंट्री करी टू 12% डिबेंचर 2.5 लाख, तो डिबेंचर 12.5 लाख के हो गए। लेकिन डिबेंचर सस्पेंस इस एंट्री को काट रहा है, तो हैंड टू हैंड उसने काट के 10 लाख ही कर दिया। गाइस अब क्या मेरे को ब्रैकेट में लिखने की जरूरत है कि मैंने कोलैटरल इशू करा है? जब मैंने क्लियर कट बता दिया तो ब्रैकेट में नरेशन की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात पकड़ पाए? तो इस ब्रैकेट की जगह, इस ब्रैकेट की जगह, इस ब्रैकेट की जगह मैंने ये कर दिया। सर ये डिबेंचर सस्पेंस थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो प्लीज। एक क्वेश्चन प्लीज पर ध्यान से सुनेंगे। हाँ क्वेश्चन एक ही है इसका, यही जो मैंने बता दिया, और क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। अच्छा लोन कितने का आएगा? बैंक लोन भी तो था, बैंक लोन कितने का आएगा? 2 लाख। 2 लाख। गाइस इस 2 लाख के ब्रैकेट में लिखोगे नहीं लिखोगे नरेशन? वो लिखना पड़ेगा, वहां थोड़ी आपने कुछ करा, वहां तो बताओ। गाइस प्लीज ध्यान से देखेंगे, मैं आपसे एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, इनको डिलीट करके अब समझ में आएगा तुम्हें। एक ही सक्षम क्लास के बीच में डाउट पूछा जाए, मैं
वो तो बाहर घूम रहा है बाहर घूमने, और साथ में डाउट भेज रहे अकाउंट में, भाई का जहाँ प्यार है अकाउंट से। सर उसको आप डेडिकेट पता नहीं करना। वो प्रैक्टिकल नॉलेज वाली बातें पूछ रहे हैं, जैसे ये रिया पूछते हैं। और वैसे अगर वो उसका बताओ, अब बुक में नहीं जो चल रहा, बाहर की बातें। हाँ जी गाइस, ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट मेथड क्या था? बैंक टू लोन, खत्म हो गई बात, और आप नरेशन के थ्रू शो कर दोगे। सेकंड मेथड क्या है? बैंक टू लोन तो होगी, एक एंट्री और होगी कि डिबेंचर आपने 2.5 लाख के इशू कर दिए, और इसको एंट्री को काटने के लिए, इसको रिवर्स करने के लिए आपने डिबेंचर सस्पेंस बना दिया, ये इस एंट्री को काट रहा है। डिबेंचर टू डिबेंचर की एंट्री हो रही है बस। ध्यान से देखें, फर्स्ट मेथड में आपने क्या किया? बैंक टू लोन 2 लाख। फर्स्ट मेथड में आपने क्या किया? बैंक टू लोन 2 लाख, बस एक जनरल एंट्री होगी लोन लेने की। उसमें आपने नरेशन में मेंशन कर दिया कि ये जो 10 लाख की डिबेंचर्स हैं, इसके अलावा 2.5 लाख के और डिबेंचर्स इशूड है एज कोलैटरल सिक्योरिटी, और 2 लाख के लोन में भी मेंशन कर दिया कि इस लोन के अगेंस्ट में हमने 2.5 लाख की कोलैटरल सिक्योरिटी इशू कर रखी है, डिबेंचर इशू कर रखे। बात समझ में आई? और सर दूसरा, कौन से पेज पर? आप पहला और दूसरा पेज देख रहे हैं बस इस पीडीएफ का, और कुछ नहीं। पहला, दूसरा और तीसरे का छोटा सा पार्ट, वो इमेज नहीं देखनी तीसरे वाली बोर्ड की। गाइस बात समझ में आ रही है? यस और नो? प्लीज ध्यान से देखें। 10 लाख के डिबेंचर्स हमने ऑलरेडी इशू कर रखे थे, मतलब पब्लिक से 10 लाख का लोन ले रखा था। 10 लाख के डिबेंचर्स हमने ऑलरेडी इशू कर रखे थे, मतलब पब्लिक से 10 लाख का लोन दे रखा था। तो प्रीवियस ईयर में 10 लाख का लोन आ रहा है। इस साल हमने बैंक से 2 लाख का लोन और ले लिया, तो 10 लाख का और प्रीवियस लोन था ही, 2 लाख का लोन और हो गया, तो 12 लाख का लोन हो गया। बात समझ में आई? पिछले साल पब्लिक एट लार्ज से 10 लाख रुपए का लोन उठाया डिबेंचर्स इशू करके। इस साल आपने बैंक से लोन उठाया 2 लाख रुपए का, प्राइमरी सिक्योरिटी जो दी होगी क्वेश्चन में नहीं है, कोलैटरल सिक्योरिटी 2.5 लाख की इशू करी है। तो 10 लाख का लोन प्रीवियस ईयर था, 12 लाख का लोन इस साल में है, मतलब 10 लाख का प्रीवियस ईयर का और 2 लाख का इस साल का है। तो इस 12 लाख में 10 लाख का तो डिबेंचर का ही लोन है, पिछला वाला पुराना वाला, और 2 लाख का बैंक का लोन है। यहाँ पे आपने सिर्फ बैंक टू लोन की एंट्री करी है, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर नहीं करा, तो कहीं भी उसका मेंशन नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट में मेंशन कर देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें आप एग्जैक्ट लैंग्वेज देखेंगे क्या लिखा हुआ है। वैसे नरेशन टाइप ही है, कुछ भी लिख सकते हैं। इन एडिशन 10 लाख के एडिशन में, इन एडिशन 10 लाख के एडिशन में डिबेंचर्स फॉर 2.5 लाख 2,50,000 के डिबेंचर्स हैव बीन इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी एज सेकेंडरी सिक्योरिटी। और जहां बैंक लोन है वहां भी हमने मेंशन कर दिया ऑन कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ 2.5 लाख, 2 लाख का लोन लिया गया है ऑन कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ 2.5 लाख। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक हवाई एंट्री करो डिबेंचर टू डिबेंचर, दिस इज एज गुड एज नो एंट्री। आप एक हवाई एंट्री करो डिबेंचर टू डिबेंचर, दिस इज एज गुड एज नो एंट्री। अब ध्यान से सुनना, अभी डिबेंचर टू डिबेंचर को ध्यान से सुनना। 12% डिबेंचर 2.5 लाख, और काटने के लिए आपने करा डिबेंचर सस्पेंस। सिंपल फॉर्म में बोल रहा हूं, डिबेंचर टू डिबेंचर ओरिजिनल एंट्री है डिबेंचर सस्पेंस टू 12% डिबेंचर 2.5 लाख। 12% वाले डिबेंचर आपने 2.5 लाख के इशू करें, और डिबेंचर सस्पेंस आपने डेबिट करा इस एंट्री को काटने के लिए, जीरो आउट करने के लिए, क्योंकि इंपैक्ट नील चाहिए। तो हमने क्या करा, बैलेंस शीट बिल्कुल वही है जो फर्स्ट में थी, सेकंड में वही है। प्रेजेंटेशन शो करते वक्त आपने शो करा 12% डिबेंचर 12,50,000 के, 10 लाख के पुराने थे, 2.5 लाख के और इशू कर दिए। जब आपने ये एंट्री करी तो आपने 2.5 लाख के डिबेंचर और इशू कर दिए, तो 12,50 के, और उसमें से लेस कर दिया डिबेंचर सस्पेंस, तो हैंड टू हैंड 10 लाख के पहुंच गए। गाइस इंस्टेड ऑफ दिस नरेशन जो 12% डिबेंचर के नीचे आया है, आपने उसको इस प्रेजेंटेशन से जस्टिफाई करा, यूजर को कम्युनिकेट करा। और जो बैंक लोन है 2 लाख, उसमें तो आप बताओगे कि हाँ भैया ऑन कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ 2.5 लाख, ये लोन लिया गया है ऑन कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ 2.5 लाख। गाइस आपके पास पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है। एक फनी इंस्टेंस सुनो, मैंने ऑप्शन बता दिए बच्चों को। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, इसकी जर्नल एंट्री बताओ। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया when debentures are issued as collateral security, इसकी जर्नल एंट्री बताओ। बच्चा कह रहा है फर्स्ट मेथड नो एंट्री, नरेशन चिपकाएंगे। जब वो बोल रहा है कि जर्नल एंट्री दे दो, तो जर्नल एंट्री दे दो। क्या बात समझ में आती है? जब वो जर्नल एंट्री मांग रहा है कि आप जर्नल एंट्री दो, हाँ जी नदीश पूछो। सर एक बार सेकंड वाला वापस से बता दो। आप सर फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, क्लास मेरी अरे इसलिए हो रही है। डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ सर मैं, बट मैंने बहुत डिटेल में बताया, द्रोणा इसमें कुछ ने है भी नहीं, इसमें कुछ इतना दिमाग द्रोणा लगाने ने वाला भी है ही नहीं, प्रेजेंटेशन मैं की सारा बात। सुन रहा था सर। द्रोणा ने भी 3 बार बोला कि सर समझ नहीं आया। द्रोणा आपने 3 बार बोला है कि समझ नहीं आया? पूछ लो सर। पर उसके बाद आ गया ना। हाँ उसको उसके बाद बाद में आ आ गया, बट मेरे को नहीं आया अभी, मैं ये कह रहा हूँ। नालायक। क्या समझ नहीं आया पहले ये बता।
मेरे को देखो सर, ये एंट्री डिबेंचर सस्पेंस टू 12% डिबेंचर समझ आ गई। सुन उसके बाद हाँ उसमें कुछ है ही नहीं। अरे सर एंट्री तो मैं याद जब आपने करने को- जर्नल एंट्री सुनो, जब आप एंट्री कर रहे हो डिबेंचर सस्पेंस टू 12% डिबेंचर, तो क्या आपका 2.5 लाख का लोन आ गया, एक लायबिलिटी आ गई, 2.5 लाख की लायबिलिटी आ गई ना, आ तो गई, 10 लाख की ऑलरेडी थी, 2.5 लाख की और आ गई, 12.5 लाख हो गई। अच्छा ऐड करके नहीं और दिखाना। इसको डिबेंचर सस्पेंस काट रहा है, इस क्रेडिट को डिबेंचर सस्पेंस काट रहा है, दिस इज एज गुड एज नो एंट्री। तो डिबेंचर सस्पेंस यहीं पे लेस करो और 10 लाख ही शो होगा जो यहाँ शो हो रहा था, बस वो ब्रैकेट में नरेशन की जगह ये प्रेजेंटेशन आ गई है, दैट्स इट, कुछ नहीं है। अगर आपसे बस आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है प्रेजेंटेशन पे, या आपसे पूछा गया कि एंट्री बताओ इफ डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो आपको सिर्फ एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है, डिबेंचर सस्पेंस टू 12% डिबेंचर, जितने भी परसेंटेज आपको दिए होंगे, जितना भी अमाउंट है। हाँ जी रिया पूछे, हम टेक्निकल फालतू में जा रहे हैं, इसमें कुछ भी एनालिसिस वाली बात है ही नहीं, ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन था पूरी बुक में और क्वेश्चन है ही नहीं इसके, मेरे को जो बात करनी है वो भी शुरू होनी है। हाँ बताओ सर तो डिबेंचर सस्पेंस बेसिकली हम एक सस्पेंस अकाउंट बना रहे हैं, वो डेबिट में है, Exactly, डेबिट की to जगह cancel out, क्रेडिट में yes, जाके लेस कर रहे हैं exactly. बस। आप एक बात मतलब सुनो ना, हवा में। आपने पीएनएल सस्पेंस बनाया था, आपने पीएनएल सस्पेंस बनाया था, क्या आप हाँ सेकेंड एंट्री करके पीएनएल सस्पेंस रिवर्स भी कर रहे थे 31 मार्च को? हाँ हवा में क्रिएट करा था ना रिवर्स करने के लिए, तो वही वाली चीज है, मैंने हवा में क्रिएट करा और वो यहीं पे प्रेजेंटेशन में रिवर्स भी हो जाता है। मेरे को कोई एंट्री करनी नहीं है, तो मैंने कैसी एंट्री करी जो आपस में कैंसिल आउट हो जाए। क्लियर है रिया? yes। किसी और को डाउट? गाइस डाउट है तो क्लियर करें, मैं अगले पॉइंट पे जा रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात, जल्दी। हाँ जी पीडीएफ में आगे मत बढ़ना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने आगे बढ़ा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। गाइस जो पॉइंट मैं अभी बताने जा रहा हूं, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस में यूज होता है। गाइस जो पॉइंट मैं अभी बताने जा रहा हूं, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस में यूज होता है, और बच्चे को क्योंकि ये पॉइंट इस क्लास में नहीं क्लियर होता तो वो आगे जाके परेशान होता है। तो आपको 100% क्लैरिटी के साथ मैं एक पॉइंट बताने जा रहा हूं, बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से सुनना। गाइस मैंने शेयर्स इशू करे, दो स्टेजेस हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। मैंने शेयर्स इशू करे, दो स्टेजेस हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। गाइस बेसिक जर्नल एंट्रीज बता दो फटाफट। हाँ जी एप्लीकेशन के टाइम पे आप लोगों ने पैसा भेजा, पहली जर्नल एंट्री, बैंक टू एप्लीकेशन, बैंक टू एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ये पैसा कैपिटल का था तो मैंने कैपिटल में एलोकेट कर दिया, शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट का पैसा मैंने ड्यू किया, अलॉटमेंट टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू शेयर का, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और ये पैसा आप लोगों ने मेरे को दे भी दिया, बैंक टू to अलॉटमेंट, बैंक टू शेयर, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। बस कॉल के स्टेज पे नहीं जा रहे, मैंने दो ही स्टेज करे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। मैंने आपको शेयर्स के लिए इनवाइट किया, आपने अप्लाई करा, साथ में पैसा भेजा। मैंने आपको शेयर्स के लिए इनवाइट किया, आपने अप्लाई किया और साथ में पैसा भेजा, तो मैंने जर्नल एंट्री करी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ये पैसा जो आपने भेजा है ये कैपिटल के नाम का है, तो मैंने कैपिटल में एलोकेट कर दिया, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। गाइस प्लीज ध्यान से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बहुत घटिया क्वेश्चंस में जो आपको गंदे लगते हैं उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो गंदे इसी वजह से लगते हैं, उसमें ये पॉइंट आ रहा है। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करने ही वाले हैं और उनके अच्छे खासे तगड़े क्वेश्चन में जो आपको गंदे लगते हैं उसमें ये पॉइंट जरूर आता है। तो आपका ये डिबेंचर्स का पॉइंट सॉर्टेड है तो कैश फ्लो भी कहीं ना कहीं सॉर्टेड रहेगा। मैंने आपको शेयर्स के लिए इनवाइट किया, आप लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। मैंने आप लोगों को शेयर्स के लिए इनवाइट किया, आप लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, साथ में पैसा भेजा, तो मैंने एंट्री करी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ये जो पैसा आपने भेजा है कैपिटल के नाम का भेजा है, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा मैंने मंगवाया, शेयर अलॉटमेंट आपको डेटर बना रहा हूं कि पैसे भेजो कैपिटल का, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल आपने भेजा, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। इसमें किसी को डाउट? मैंने इनवाइट किया, आपने अप्लाई किया, साथ में पैसा भेजा। मैंने इनवाइट किया, आपने अप्लाई किया, साथ में पैसा भेजा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ये पैसा कैपिटल के नाम का भेजा है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। सेकंड इंस्टॉलमेंट मैंने मंगवाई कि पैसे भेज दो कैपिटल के, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, आपने भेज दिया, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। आगे भी हो सकता था इंस्टॉलमेंट, बट मैंने दो इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाया। गाइस ये सेम चीज क्या प्रीमियम के सिनेरियो में भी हो सकती है? सर अगर प्रीमियम का सिनेरियो होता और हमें नहीं पता होता प्रीमियम कौन से स्टेज पे, तो स्टेज पे होता। अगर प्रीमियम का सिनेरियो होता और हमें नहीं पता होता स्टेज पे, स्टेज में होता, इस स्टेज पे एंट्री क्या हो जाती? बोलो। शेयर अलॉटमेंट, सिक्योरिटी प्रीमियम, पैसा भेजो शेयर कैपिटल का और सिक्योरिटी प्रीमियम का। क्या बात पकड़ पाए? पैसा भेजो
शेयर कैपिटल का और सिक्योरिटी प्रीमियम का। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं गाइस। यही चीज मैं डिबेंचर्स के फॉर्म में आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी, मैंने आपको डिबेंचर्स के लिए इनवाइट किया, आपने अप्लाई किया, साथ में पैसा भेजा, LNT बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। हाँ जी, उसके बाद ये पैसा मेरा लोन का है तो मैंने लोन में एलोकेट कर दिया, डिबेंचर्स में एलोकेट कर दिया। डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स। डिबेंचर एप्लीकेशन टू जो उतना भी परसेंटेज गिवन है डिबेंचर्स। फिर अलॉटमेंट पे मैंने आपसे पैसा मंगवाया कि सेकंड इंस्टॉलमेंट भेज दो लोन की, तो आप भेज रहे हैं। डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर। डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर, और आप लोगों ने शराफत के तरीके से भेज दी थी, तो एंट्री क्या हो गई? बैंक टू डिबेंचर। बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। कोई दिक्कत नहीं? बोलो गाइस। यस। शेयर्स के लिए पैसा मांगा तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कैपिटल का पैसा था शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। डिबेंचर्स के लिए पैसा मांगा, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। लोन का पैसा था तो बैंक टू परसेंटेज डिबेंचर। परसेंटेज डिबेंचर इज अ सिनोनिम फॉर लोन। सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, पैसा दे दो कैपिटल के नाम का, आपने दे दिया, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। मैंने यहाँ पे सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगी लोन की, ये कैपिटल की इंस्टॉलमेंट थी, ये लोन की इंस्टॉलमेंट है। डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर, लोन का पैसा दे दो, सेकंड इंस्टॉलमेंट दे दो, आपने भेज दिया, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। गाइस, जैसे शेयर्स इशू हो सकते हैं पार पे और प्रीमियम पे, क्या डिबेंचर्स भी इशू हो सकते हैं पार पे और प्रीमियम पे? नहीं पता स्टेज तो प्रीमियम का, तो हम क्या करेंगे? सेम एंट्री हो जाएगी, बताएं फटाफट, बोलो। डिबेंचर अलॉटमेंट डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हमने एक चीज और सीखी थी कि भैया डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट एज वेल। शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं किए जा सकते, बट डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं। सर शेयर्स डिस्काउंट पे इशू क्यों नहीं किए जा सकते? मैंने कहा एक बेकार ही कंपनी होगी जिसके शेयर्स लोग सब्सक्राइब नहीं करना चाह रहे तो डिस्काउंट का लालच दे रही है। एक बेकार ही कंपनी होगी जिसके शेयर्स पब्लिक एट लार्ज सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो वो डिस्काउंट का लालच दे रही है। सेबी ऐसी कंपनी में आपका पैसा लगने नहीं देना चाहती, इसलिए डिस्काउंट पे इशू करना प्रोहिबिटेड है। एक बेकार कंपनी जिसके लोग शेयर्स नहीं खरीदना चाहते, एक बेकार कंपनी जिसके लोग शेयर्स नहीं खरीदना चाहते, वही डिस्काउंट ऑफर करने की कोशिश करेगी। और आप लोगों ने इस कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट कर दिए, शेयर्स खरीद लिए, तो आपका पैसा कहीं ना कहीं फंस सकता है। तो सेबी ने ऐसी कंपनीज को शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करना प्रोहिबिट कर दिया। सर ऐसे डिबेंचर में भी तो फंस सकता है। मैंने कहा डिबेंचर्स जब इशू होते हैं तो सिक्योरिटी दी जाती है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो वहां पे आपके राइट्स हैं, यहाँ पे आपको राइट नहीं मिलते। एक बात सुनो, आपने धंधे में कैपिटल इन्वेस्ट करी, पैसा वापस कब मिलेगा? आपने धंधे में कैपिटल इन्वेस्ट करी, पैसा वापस कब मिलेगा? जब प्रॉफिट होगा, जब धंधा बंद हो जाएगा। कैपिटल वापस नहीं मिलती। धंधा खोलना, कैपिटल लगाना, कैपिटल कब वापस मिलेगी? धंधा बंद। सर हमारा पैसा फंस गया, हम कैसे निकालेंगे? मैंने कहा शेयर मार्केट में शेयर बेच दो जाके। प्लीज ध्यान से समझो, जब आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं यानी कैपिटल इन्वेस्ट करी है आईपीओ में, जब आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे यानी कैपिटल इन्वेस्ट करी आईपीओ में, तो धंधा बंद होने के बाद ही आपको लास्ट में पैसा दिया जाता है। डिसोल्यूशन का चैप्टर याद कर लो, जब आप बचा हुआ पैसा कैपिटल के अगेंस्ट में दे दिया जाता है, याद करो। यस सर। डिसोल्यूशन में याद करो, क्या बचा हुआ पैसा कैपिटल के अगेंस्ट में दे दिया जाता है। सारे लोन वगैरह सब पे ऑफ करने के बाद बचा हुआ पैसा कैपिटल के अगेंस्ट में दे दिया जाता है। तो आपका पैसा क्या आपको वापस मिलेगा? बिल्कुल लास्ट में बचा होगा तो मिलेगा। कंपनी बंद हो रही है तो कुछ गड़बड़ी हुई होगी, कुछ फ्रॉड हुए होंगे, कुछ गलत डिसीजन लिए होंगे, तो आपको बचा हुआ पैसा चिल्लड़ मिलेंगे। तो अगर आपको लगता है हाँ जी कि भैया मेरे को कैपिटल वापस चाहिए, तो आप शेयर मार्केट में शेयर बेच दो किसी और को, उसके हाथ में, वो आपको पैसा देगा, आपकी कैपिटल वापस आ गई। अब उसने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है धंधे में। क्या बात समझ पाए? आपने जब शेयर्स खरीदे, आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी, आप इस धंधे से बाहर निकलना चाहते हैं तो वो शेयर मार्केट में किसी और को बेच दो, वो आपको पैसा दे देगा, आपकी कैपिटल वापस आ गई, अब उसकी कैपिटल इन्वेस्टेड है धंधे में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्क होता है, क्योंकि कंपनी आपको कुछ नहीं दे, कह रहा पैसा दे दो कैपिटल के, डिविडेंड हम दे ना दे हमारी मर्जी। क्या अर्निंग्स का कुछ हिस्सा डिविडेंड में देना जरूरी होता है? आप बताओ, क्या जरूरी है अर्निंग में से डिविडेंड बांटो? बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है, नहीं है कंपल्सरी। लविश अंबानी लॉन ने डिसाइड किया हम नहीं बांट रहे प्रॉफिट, हम तो प्रॉफिट्स को यूज करेंगे आगे फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, तो डिविडेंड ठुल्लू नहीं मिल रहा। सर शेयर बढ़ा घटा कुछ नहीं पता। फिर क्या बात समझ पा रहे? मैं आपको डिविडेंड नहीं दे रहा, आपको कैपिटल भी नहीं रिटर्न हो रही, तो यहाँ पे सेबी ने स्ट्रिक्ट करा कि बेकार कंपनी में पैसा नहीं लगने देंगे, इसलिए डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड नहीं। क्या बात पकड़ पा रहे?
जब Yes. आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे यानी कैपिटल इन्वेस्ट करी, जब आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे यानी कैपिटल इन्वेस्ट करी, वो पैसा आपका ब्लॉक हो गया। वो पैसा कंपनी के वाइंड अप के टाइम पे सब कुछ पे ऑफ करने के बाद बचा कुछ आपको दिया जाएगा। प्रॉफिट में शेयरिंग मिले ना मिले कुछ नहीं पता, क्योंकि हो सकता है ना वो डिसाइड करें कि अर्निंग्स का सारा हिस्सा हम रिटेन करना चाहते हैं फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, हम नहीं बांट रहे डिविडेंड। तो कई बेकार कंपनीज में आपने गलती से पैसा लगा दिया तो आपको ना डिविडेंड मिल रहा है ना शेयर की ग्रोथ हो रही है, तो पैसा आपका ब्लॉक हो गया। बेकार कंपनी लोगों को अट्रैक्ट कैसे करती है, डिस्काउंट पे देने की कोशिश करी, वो सेबी ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो आज की डेट में अगर पब्लिक का पैसा लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं सेबी अप्रूव कंपनीज पे लगा हुआ, बेकार कंपनियां नहीं है। लेकिन कुछ कंपनियां ओवर द टाइम बेकार हो जाती हैं, जहां पैसा लग गया वो गड़बड़ तो है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू करना प्रोहिबिटेड, आपको रीजन समझ में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आपने लोन लिया, जब आपने कंपनी ने लोन लिया डिवेंचर्स के फॉर्म में, क्या आपको सिक्योरिटी दिया है कि हाँ हम फैक्ट्री का प्लांट गिरवी रख रहे हैं, हाँ हम फिक्स रेट पे इंटरेस्ट दे रहे हैं? तो यहाँ पे सेबी का इन्वॉल्वमेंट नहीं आया। सेबी यहाँ घुसा कि डिस्काउंट पे शेयर्स इशू करना प्रोहिबिटेड है, क्योंकि बेकार ही कंपनी डिस्काउंट का लालच देने की कोशिश करेगी और पैसा अंदर करके फिर साइड कर देगी। लेकिन यहाँ पे उसने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, क्योंकि बदले में सिक्योरिटी मिल रही है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सेबी ने यहाँ को इन्वॉल्व नहीं किया। डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड है। गाइस डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी आप बताओ? हाँ जी, यहाँ एंट्री बोलो। डिबेंचर Allotment, discount, debenture, डिबेंचर अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इशू और to debenture. परसेंटेज डिबेंचर। क्या बात समझ में आती है? कोई डाउट Yes. किसी को? गाइस इसके साथ एक और एंट्री कॉम्प्लीमेंट्री आती है, वो क्या होती है? P&L to discount on issue. P&L to discount on issue। और अगर, हाँ जी, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम टू डिस्काउंट ऑन इशू, कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व टू डिस्काउंट ऑन इशू, और दोनों ही नहीं है तो P&L टू डिस्काउंट ऑन इशू। इसमें हमने प्रायोरिटी करी थी, फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम, सेकंड प्रायोरिटी कैपिटल रिजर्व, थर्ड प्रायोरिटी प्रॉफिट लॉस। हाँ जी रिया बोलो। सर मेरे स्कूल टीचर ने स्कूल कहा में था कि कैपिटल रिजर्व नहीं, हाँ हाँ जी। इनको पता था, कोई ना कोई बोलेगा। ठीक है, कोई नहीं, इस पे धीरे धीरे क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन। हाँ क्या हुआ नदीश? मेरे स्कूल में भी कहा था। हाँ मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे जस्टिफिकेशन आ रही है। जैसे उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का रिजर्व हटा दो, इट्स सिक्योरिटी प्रीमियम ओनली, तो कहीं भी SPR दिख रहा है, ये R डिलीट हो गया, और ये भी डिस्कशन चल रहा है कि भैया सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस। गाइस इस डिस्कशन की वजह से ना आपके TS और DK के अंदर जितने भी कैश फ्लो के क्वेश्चंस हैं इस रिगार्ड में, वो भी थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, हमें देखना पड़ेगा, बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा। अभी मैं सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व और P&L बोल रहा हूँ ताकि नोट्स आपके कोइंसाइड ना करें। लास्ट मोमेंट पे हम सारी क्लासेस कंबाइंड, मतलब एक क्लास रख लेंगे सारे कंबाइंड जो अपडेट्स आए उसकी। क्या बात समझ पा रहे हैं? Yes. अभी कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्योंकि आप नोट्स में कुछ और देखोगे, मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगा। क्या बात समझ में आती है? यस सर। गाइस नया पॉइंट आ रहा है, प्लीज ध्यान से सुनना, छोटा सा ही है, नया पॉइंट ध्यान से सुनना। शेयर्स की बात साइड है, शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम, डिस्काउंट पे प्रोहिबिटेड, आपको समझ में आ गया। शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम, डिस्काउंट पे प्रोहिबिटेड, आपको समझ में आ गया। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। क्या बात समझ में आती है? किसी को डाउट? शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, जितने का है उतने में, और एट प्रीमियम, जितने का उससे ज्यादा में। प्रीमियम तो हम करते हैं इशू क्योंकि चले चला बिजनेस में घुसने की थोड़ी एंट्री फीस तो लगी। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, 100 का 100 में दिया तो आपने 100 का उधार दिया, 100 का 120 में दिया तो भी आपने 100 का उधार दिया, जो 20 में एक्स्ट्रा रख रहा हूं सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में यूज हो सकता है, राइट। और 100 का मैं 90 में भी दे देता हूं। क्यों दे देता हूं? सेबी नहीं मना कर रही, सेबी कह रहा दे दो भैया, उधार वाला उधार अब कर रहे हो तो डिस्काउंट पे भी कर सकते हो डिबेंचर इशू, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिबेंचर सिक्योर है, शेयर सिक्योर नहीं होता। अगर आपने बेकार कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, आपका पैसा कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाएगा, आप मार्केट में बेच भी नहीं पाओगे क्योंकि मार्केट में बायर नहीं होगा उस शेयर का। अगर आपने बेकार कंपनी का शेयर खरीद लिया तो आप मार्केट में बेच भी नहीं पाओगे, उस कंपनी का बायर नहीं होगा, और कंपनी इतनी बेकार फिर वाइंडिंग अप के टाइम पे आपको चिल्लड़ ही मिलेंगे, आपके लाखों के चिल्लड़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। डिविडेंड कंपनी देगी नहीं क्योंकि अर्निंग्स हो नहीं रही। तो बेकार कंपनी जो डिस्काउंट का अट्रैक्शन देके लोगों का पैसा कैपिटल के नाम से लेना चाहती है, सेबी ने रिस्ट्रिक्ट ही कर दिया। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है पूरी, लेकिन यहाँ पे ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, राइट? आपको पूरा क्लैरिटी मिल गई थी। लास्ट क्लास का हल्का सा रिपीट आया, लास्ट क्लास का रिपीट ही है। अब मैं एक नया पॉइंट डाल रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना गाइस। मैं आपको एक और अट्रैक्शन दे रहा हूं कि मार्केट में मेरे डिवेंचर्स की डिमांड हो जाए, एक हल्ला मच जाए, ओहो ऐसा डिवेंचर खतरनाक है तू। गाइस देखना मैं क्या बोल रहा हूं। गाइस एक बात बताओ,
क्या शेयर का पैसा मेरे को रीपे करना पड़ेगा? आपको रीपे होगा कंपनी के लाइफ टाइम में? शेयर कैपिटल जो आपने लगाई है क्या रीपे होगी No, कंपनी की sir. लाइफ टाइम में? No, sir. नहीं होगी। लेकिन क्या लोन रीपे करना पड़ता है? Yes, sir. आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है वो कंपनी के लाइफ टाइम में रीपे नहीं होगी। कंपनी वाइंड अप के बाद सब कुछ सबका चुकाने के बाद आखिरी में जो बचेगा वो आपको मिलेगा। तो कंपनी की लाइफ टाइम में आपकी कैपिटल रीपे नहीं होती। अगर आपको कैपिटल वापस निकालनी है आपको शेयर मार्केट में बेचना पड़ेगा। खरीदार है तो बेच पाओगे, नहीं है तो फिर नहीं बेच पाओगे, आपका नुकसान। ठीक है। सेबी वैसे अच्छी कंपनी में पैसा लगने देती है, बट ओवर द टाइम्स गलत डिसीजन के साथ कंपनी गलत हालात में भी चली जाती है। किंगफिशर एग्जांपल ले लो। हाँ जी, यहाँ पे क्या रीपे करना पड़ेगा? लोन है। Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने बोला 5 साल बाद मैं रीपे कर दूंगा, 5 साल बाद मैं रीपे कर दूंगा। गाइस ध्यान से सुनना, 100 का डिबेंचर है, 100 का डिबेंचर है। हाँ जी, मैं ऐसा करता हूं, 100 का डिबेंचर है, एप्लीकेशन पे 60 दे दो, एप्लीकेशन पे 40 दे दो, अलॉटमेंट पे 60 दे दो, कोई दिक्कत नहीं। 100 का डिबेंचर है, एप्लीकेशन पे 40 दे दो और अलॉटमेंट पे 60 दे दो। तो ये 40 की एंट्री हो गई, ये एप्लीकेशन का आया और डिबेंचर्स में एलोकेट हो गया। कोई दिक्कत? बोलो गाइस। No, sir. एप्लीकेशन पे 40 दे दो, अलॉटमेंट पे 60 मंगवा लेंगे। एप्लीकेशन के टाइम पे 40 रुपए पर डिबेंचर के हिसाब से लोन हमें दे दो, एप्लीकेशन के टाइम पे 40 रुपए पर डिबेंचर के हिसाब से लोन हमें दे दो, अलॉटमेंट के टाइम पे 60 रुपीज पर डिबेंचर का लोन हम मंगवा लेंगे। तो एप्लीकेशन के टाइम पे आपने भेजा, मैं एक ही डिबेंचर के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, आप इसको फिगर्स इन लैक्स कर सकते हो, वो 000 पे नहीं खेल रहा मैं। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 40 का लोन रिसीव हुआ, लोन का पैसा है, लोन में एलोकेट करो, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर 40। फिर मैंने आपको 100 का 100 में दिया, तो अलॉटमेंट टू डिबेंचर कितने से होगी? बोलो गाइस। ये 60 से होगी, ये एंट्री 60 से होगी और रिसीव भी होगा 60। इसको साइड करो, ये एंट्री 60 से होगी, इसमें कोई डाउट? No, अगर sir. मैं प्रीमियम में दे रहा हूं तो मैं प्रीमियम को बोल रहा हूं मैं 100 का 110 में दूंगा। 60 guys? 10. तो क्या अलॉटमेंट पे मैं आपको बोलूंगा 70 दो भाई साहब? अलॉटमेंट पे मैं Yes. बोलूंगा 70 दो भाई साहब, 60 डिवेंचर के और 10 प्रीमियम का। क्या बात पकड़ पाए? Yes, sir. Yes, sir. भाई ये समझ में आ रहा है? मैं खुला खुला लिखूं थोड़ा। आ रहा है Clear. 100 का डिवेंचर है, एप्लीकेशन के टाइम पे 40 दे देना, अलॉटमेंट के टाइम पे 60 मंगवा लूंगा। 100 का डिवेंचर है, एप्लीकेशन के टाइम पे 40 भेज देना, 60 में अलॉटमेंट पे मंगवा लूंगा। तो आपने 40 भेजे बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, लोन का पैसा मैंने लोन में एलोकेट किया, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर। फिर 60 मैंने मंगवाए, डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर, और आपने दे भी दिए बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट। 60 आ गए। मैं कह रहा हूं अगर मैं 100 का 110 में देता तो 10 रुपए एक्स्ट्रा अगर नहीं पता होता तो अलॉटमेंट स्टेज पे मांगूंगा, तो मैं अलॉटमेंट बोलूंगा 60 नहीं भाई साहब 70 दो, 60 नहीं भाई साहब 70 दो। उसमें 60 लोन का है और 10 का प्रीमियम है जो यूज होगा एज पर 52(2) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बात समझ में आती है? जो Yes, यूज sir. होगा एज पर सेक्शन 52(2) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसके कुछ चीजें हमने कर रखी हैं, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो सकता है, या फिर जो डिस्काउंट ऑन इशू का नुकसान है इसको सेट अप करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो सकता है। बात याद आ गई थोड़ी सी? अच्छा, Yes, अगर मैं sir. डिस्काउंट की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं डिस्काउंट की बात कर रहा हूं तो मैं आपको 100 का दूंगा, कितने में? 90 में। तो मैं आपसे अलॉटमेंट में कितना मांगूंगा आप बताओ? 50. बोलो। 50 मांगूंगा कि 50 दे दो, 10 का मेरा नुकसान है और डिबेंचर लोन आपका 60 है। क्या बात समझ पाए? Yes, sir. सोचो ना, मैंने आपको 100 का 100 में दिया तो 100 का उधार आ गया, मैंने 100 का 110 में दिया तो 100 का उधार आ गया, 10 रुपए मेरी जेब में प्रीमियम का। मैंने 100 का 90 में दिया तो भी 100 का उधार आ गया, 10 रुपए का मेरा नुकसान है, मैं आपका 100 का उधार ही मानूंगा। गाइस बताएं किसी को डाउट? बोलो गाइस, किसी को भी डाउट इस सिचुएशन में? बोल दो। ये जर्नल तीनों जर्नल एंट्री सॉर्टेड है, यस और नो? ये तीनों जर्नल एंट्री सॉर्टेड है, यस और नो? Yes, sir. अब ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं मैं अपने डिबेंचर को और अट्रैक्टिव बनाना चाह रहा हूं, मैं अपने डिबेंचर को और अट्रैक्टिव बनाना चाह रहा हूं। मैंने कहा 5 साल बाद, 5 years later I will repay, या फिर रिडीम बोलूं, रीपे, एक ही बात हो गई, रिडीम कर दूंगा, रीपे कर दूंगा। गाइस मैं अपने डिबेंचर्स के लिए बोल रहा हूं कि 5 साल बाद जो मैंने आपसे उधार लिया है
मैं आपको सालाना इंटरेस्ट तो देते रहूंगा, 10% डिबेंचर है, 12% है, 15% है, वो आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा और मैं 5 इयर्स लेटर आपको रीपे कर दूंगा, रिडीम कर दूंगा जो 100 रुपए मैंने आपसे लिया था। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। अब 5 साल बाद की एंट्री 5 साल बाद करेंगे, अभी का है वो लॉजिक है। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 5 साल बाद की एंट्री 5 साल बाद करेंगे, अभी कोई सेंस नहीं बनता। सब मेरे साथ हैं? 5 साल बाद जो 100 रुपए आपने दिए थे मैं रिडीम कर दूंगा। अगर मैंने 100 पे 100, देखना ध्यान से, 100 का डिबेंचर 100 में दिया तो भी आपको 100 ही मिलेंगे, 100 का डिबेंचर 110 में दिया तो भी आपको 100 ही मिलेंगे, 100 का डिबेंचर 90 में दिया तो भी आपको 100 ही मिलेंगे। आप बात पकड़ पाए क्योंकि आपने 100 का लोन दिया था। 100 का डिबेंचर 100 में दिया, इशूड एट पार, 100 का उधार आ गया। 100 का डिबेंचर 100 में दिया, इशूड एट पार, 100 का उधार आ गया। 100 का डिबेंचर 110 में दिया, 100 का उधार आ गया, 10 का प्रीमियम, क्योंकि मार्केट में हमारे डिबेंचर की डिमांड है, ये प्रीमियम 52 में यूज होगा, ये हमारी कमाई हो गई, आप भूल लो। 100 का डिबेंचर 90 में दिया तो भी 100 का उधार आ गया, 10 का नुकसान मैं झेलूंगा, मैं आपको 100 पे इंटरेस्ट दूंगा। तो जब मैच्योरिटी पे 5 साल बाद आप आओगे तो मैं आपको 100 ही तो दूंगा। मैच्योरिटी पे जब आप 5 साल बाद आओगे तो 100 ही दूंगा ना, यस और नो? इसमें भी 100 दूंगा, इसमें भी 100 दूंगा, इसमें भी 100 दूंगा। तो क्या मेरा कोई नफा नुकसान तो कुछ नहीं है? मैं आपको 100 लिया था, मैंने 100 वापस दे दिया। मेरा कोई इसमें नफा नुकसान तो नहीं है, मैंने आपसे 100 लिया था, मैंने आपको 100 दे दिया। और जो भी मेरा नफा था वो प्रीमियम में चला गया, जो भी मेरा नुकसान था वो डिस्काउंट में चला गया, वो तो उसी टाइम पे चला गया था। क्या मैच्योरिटी टाइम पे कोई मेरा नफा नुकसान हो रहा है? मैं 100 आपको वापस दे रहा हूं तो? नो सर। नहीं हो रहा। ध्यान से सुनना, मैं इस डिबेंचर को और अट्रैक्टिव बना रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैं आपको 100 की जगह 120 दूंगा। ओ भाई, आंखों में तारे चमक गए। 100 को उधार देंगे, 5 साल बाद इंटरेस्ट भी मिल रहा है, 120 मिल रहा है। बात समझो, आपको ये 100 का 120 बहुत छोटा लग रहा होगा। सोचो ना, आपने 10 लाख लगाए होंगे तो 12 लाख मिलेंगे और 10 लाख पे इंटरेस्ट भी मिल रहा है। ये सर आपने 10 लाख का लोन इंटरेस्ट ही लिया 100 पर ही मिलेगा। प्लस ये देखो, मैं आपको बोल रहा हूं, आपने 100 का उधार दिया, देखो इसमें तीनों में 100 का उधार आया, चाहे पार हो चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट। यस इसमें उसमें तीनों में 100 का उधार आया, चाहे पार है चाहे प्रीमियम है चाहे डिस्काउंट। मैं आपको 100 पे इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है? और मैच्योरिटी पे 5 साल बाद इन तीनों सिचुएशन का कोई लेना देना नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मैच्योरिटी पे 20 रुपए एक्स्ट्रा लो। अच्छा, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ा रहे हो आप? हाँ, मैं प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? तो मैं एक बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्या 5 साल बाद मेरी जेब से 20 रुपए एक्स्ट्रा जाएगा? जाएगा। क्या है मेरा नुकसान है? हाँ। यस सर। 5 साल बाद मेरी जेब से 20 रुपए एक्स्ट्रा जाएगा, क्या है मेरा नुकसान है? यस सर। एक्सपेंस 5 साल बाद मेरी जेब से 20 रुपए एक्स्ट्रा जाएगा, क्या है मेरा नुकसान है? यस, एक्सपेंस सर। ध्यान से सुने, प्रूडेंस ने एक बात बोली थी, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट लॉस, एंटिसिपेट लॉस। बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। प्रूडेंस ने एक बात बोली थी, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। गाइस, क्या ये नुकसान आज की डेट में अकर हो चुका है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट लगाओ, क्या नुकसान पैदा हो चुका है? यस सर। यस सर। मैं तो आपको आज प्रॉमिस कर रहा हूं ना कि मैं 5 साल बाद 20 एक्स्ट्रा दूंगा। मैं तो आप लोगों को आज प्रॉमिस कर रहा हूं ना कि मैं 5 साल बाद 20 एक्स्ट्रा दूंगा। तो नुकसान आज पैदा हो गया। क्या अक्रूवल बेसिस पे नुकसान आज रिकॉर्ड हो गया 5 साल बाद? आज। स्टूडेंट्स, फ्यूचर के नुकसान को एंटिसिपेट करके चलो, अक्रूवल अकरेंस बेसिस पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो। गाइस ध्यान से सुनना, मैं नुकसान रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। नुकसान की एंट्री लॉस ऑन इशू। सर, लॉस ऑन रिडम्पशन हो रहा है ना? मैंने कहा नहीं, रिडम्पशन पे नुकसान हो रहा है, लेकिन इशू के टाइम पे प्रॉमिस करा है तो उस प्रॉमिस का नुकसान आज ही बुक होगा। इशू के टाइम पे मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको 20 एक्स्ट्रा दूंगा। एक बात बताओ ना, डिबेंचर को अट्रैक्टिव बनाना है तो 5 साल बाद बोलूंगा कि 20 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, तब तो मैं ठुल्लू चवन्नी नहीं दूंगा एक्स्ट्रा। अगर मेरे को अपने डिबेंचर्स को मार्केट में अट्रैक्टिव बनाना है तो आज ही प्रॉमिस करूंगा ना। 5 साल बाद तुम, ये थोड़ी होगा 5 साल बाद की तुम 100 मांगे ले 120 ले ले, कोई नहीं। ऐसा होगा कि आप 100 मांगोगे और मैं बोलूंगा नहीं 120 ले लो? मैं प्रॉमिस आज कर रहा हूं ताकि मैं डिबेंचर्स की डिमांड बना पाऊं मार्केट में कि मैं रिडीम करूंगा, रीपे करूंगा प्रीमियम पे। मैं रिडीम करूंगा, रीपे करूंगा प्रीमियम पे कि 100 का डिबेंचर 120 दूंगा मैं अपना नुकसान है, मैं नुकसान आज की डेट में एक्नॉलेज कर रहा हूं जो मैंने प्रॉमिस कर दिया। गाइस बात समझ में आई? लॉस ऑन इशू, क्या 20 रुपए का नुकसान हो गया? यस सर। यस सर। गाइस, ये क्या मेरे को फ्यूचर में पे करना है, तो मैं एक लायबिलिटी Yes, क्रिएट sir. करूंगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये लायबिलिटी क्रिएट करी है। गाइस इस एंट्री को रिलेट करना, गाइस सैलरी आउटस्टैंडिंग की एंट्री बोलना एक बार जरा। Salary to salary outstanding. Salary outstanding.
क्या सैलरी एक्सपेंस है? Yes, sir. Yes. क्या सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है? Yes, sir. Yes, sir. खर्चा मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं अक्रूवल बेसिस पे, पे मैं बाद में करूंगा, मैंने लायबिलिटी क्रिएट कर ली है। खर्चा मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं अक्रूवल बेसिस पे, पे मैं बाद में करूंगा, मैंने लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली है। क्या बात समझ में आती है? सर एक डाउट, Yes. हाँ प्लीज पूछे। सर अगर आप 100 की जगह 110 का दे रहे होते और सेकंड सिचुएशन होती तो सर फिर तो एक्सपेंस होता ही नहीं, क्योंकि 10 का सुनो तो सिक्योरिटी। सही, आप इशू और रिडम्पशन को दोनों को कभी रिलेट नहीं करोगे। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। आप जहां जा रहे हो वहां मैं अवॉइड कर रहा हूं, मेरे साथ चलो, 5 मिनट मेरे साथ चलो, चीजें सॉर्टेड नजर आएंगी। ठीक है नदीश, प्लीज ध्यान से सुनना। क्या ये जर्नल एंट्री होगी अगर मैं प्रॉमिस कर देता हूं कि मैं मैच्योरिटी पे 20 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा? ये जर्नल एंट्री मैच्योरिटी पे होनी चाहिए या फिर इशू पे? अगर प्रूडेंट इंसान है तो इशू के टाइम पे कर लेगा, यस और नो? Yes, sir. यस सर। ये जर्नल एंट्री इशू के टाइम पे होनी चाहिए या रिडम्पशन के? सर इशू के टाइम पे, क्योंकि प्रूडेंट इंसान फ्यूचर में होने वाले नुकसान को भाप के चलता है, और नुकसान जैसे ही प्रॉमिस करा तो अकरेंस बेसिस पे अक्रू तो हो गया। तो लॉस ऑन इशू 20 रुपए का नुकसान, लॉस ऑन इशू 20 रुपए का नुकसान, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये मैंने 20 रुपए की लायबिलिटी क्रिएट कर दी। गाइस ध्यान से सुनना, जब मैं आपको शेयर डिबेंचर्स, सॉरी शेयर पे चला गया, शेयर पे खड़ा होता ना, हाँ, जब मैं आपको डिबेंचर्स अलॉट कर रहा हूं तभी ये चीजें पिक्चर में आएंगी। जब मैंने आपको डिबेंचर्स अलॉट कर दिए तभी ये सिचुएशन पिक्चर में आएगी कि अगर मैं प्रीमियम पे रिडीम कर रहा हूं, प्रीमियम पे रीपे कर रहा हूं, एक्स्ट्रा रीपे कर रहा हूं फ्यूचर में, तो नुकसान रिकॉर्ड होना चाहिए। गाइस ध्यान से सुनना, मैं एक जर्नल एंट्री हटा देता हूं बीच में से थोड़ी सी, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये वाली जर्नल एंट्री हटा रहा हूं मैं, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट और पीएनएल टू डिस्काउंट ऑन इशू, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ जी, प्लीज ध्यान से सुनिए गाइस। जब ये सिचुएशन है कि मैं, देखो, अगर मैं आपको 100 के 100 दे देता तब तो कोई एंट्री नहीं बनती। अगर मैं आपको 100 के डिबेंचर के 100 दे रहा हूं, कोई मेरा नुकसान तो नहीं हो रहा, तो कोई एंट्री ही नहीं बनती है। क्या बात समझ पा रहे हैं? अगर मैं आपको 100 के लोन के 100 ही रीपे कर रहा हूं 5 साल बाद, अगर मैं आपको 100 के लोन के 100 ही रीपे कर रहा हूं 5 साल बाद, तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, तो कोई एंट्री नहीं बनती। अगर मैं आपको ज्यादा दे रहा हूं और वो प्रॉमिस मैं आज कर रहा हूं कि 5 साल बाद मैं आपको ज्यादा पे करूंगा, तो एज अ प्रूडेंट इंसान अक्रूवल को फॉलो करते हुए नुकसान तो आज रिकॉर्ड होगा। गाइस ये जो एंट्री है, ये जो एंट्री है, ये इस एंट्री के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। ध्यान से, ये एंट्री कंबाइन करके बोलो, मैं बोलूं या आप बोलेंगे? दोनों एंट्रीज को कंबाइन करके बोलो। डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर अलॉटमेंट 60, लॉस ऑन इशू लॉस ऑन इशू 20, टू 10% डिबेंचर, टू 10% डिबेंचर, ठीक है, परसेंटेज डिबेंचर 60, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20। हाँ वही। अब सुनो, अगर मैंने प्रीमियम पे इशू करा हो तो भी क्या प्रीमियम पे रिडीम हो सकता है? हाँ सर, तो ये सेम एंट्री यहां पे भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। है सर? करो करो करो, अभी मजेदार। ये एंट्री बोलो इसके साथ कंबाइन करके। डिबेंचर अलॉटमेंट लॉस ऑन इशू, डिबेंचर अलॉटमेंट 70, लॉस ऑन इशू 20, टू डिबेंचर 60, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20। कुछ नहीं कर रहा, अलॉटमेंट की एंट्री के साथ एक जर्नल एंट्री मैं कंबाइन कर रहा हूं, जो मैं फ्यूचर में होने वाले नुकसान की एंट्री आज कर रहा हूं अक्रूवल बेसिस पे, प्रूडेंस फॉलो करते हुए। लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, लॉस ऑन इशू मेरा नुकसान है, खर्चा है, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की मैं लायबिलिटी क्रिएट कर रहा हूं, जो 5 साल बाद रीपे करते वक्त खत्म हो जाएगी। ये एंट्री क्या होगी? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू कैश, जब मैं कैश या बैंक से रीपे कर दूंगा। अच्छा, अगर मैं डिस्काउंट पे इशू कर रहा हूं तो भी क्या यही एंट्री होगी? यस। तीनों सिचुएशन में एक जर्नल एंट्री ऐड हो जाती है। आपकी किताब ने 6 केसेस बना दिए नलायकों ने, आपकी किताब ने 6 केसेस बना दिए नलायकों ने। इशूड एट पार, redeemed at par, normal entry. Issued at premium, redeemed at par, normal entry. Issued at discount, redeemed at par, normal entry. Issued at par, redeemed at premium, combined entry. Issued at premium, redeemed at premium, combined entry. Issued at discount, redeemed at premium, combined entry. 6 केसेस बना दिए नलायकों ने, कुछ नहीं था, एक जर्नल एंट्री डालनी है तीनों सिनेरियोज में अगर आप रिडीम कर रहे हो प्रीमियम पे। क्या बात समझ में आती है? यस सर। ध्यान से गाइस, इजी था, यस और नो? जी। नॉर्मल एंट्री में सिर्फ एक जर्नल एंट्री, 6 केसेस की मैंने धज्जियां उड़ा दी 1 सेकंड में। हाँ जी, अगर पार पे इशू कर रहा हूं और रिडीम कर रहा हूं पार पे, तो सिर्फ यही जर्नल एंट्री होगी।
अगर पार पे इशू कर रहा हूं और रिडीम भी कर रहा हूं पार पे कि 100 ही वापस दूंगा तो कोई नुकसान नहीं है, ये वाली एंट्री नहीं होगी, सिर्फ यही एंट्री होगी। प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं और रिडीम कर रहा हूं पार पे कि आपको 100 ही मिलेंगे फ्यूचर में, तो भी सिर्फ यही एंट्री होगी, ये वाली एंट्री नहीं होगी। और अगर मैं डिस्काउंट पे इशू कर रहा हूं और रिडीम कर रहा हूं मैं पार पे, डिस्काउंट पे इशू कर रहा हूं, रिडीम कर रहा हूं पार पे कि 100 ही मिलेंगे आपको, मतलब तीनों सिचुएशन में अगर रिडीम्ड एट पार है, तीनों सिचुएशन में अगर रिडीम्ड एट पार है कि 100 ही वापस मिलेंगे, 100 का लोन आया 100 मिले, 100 का लोन आया 100 मिले, 100 का लोन आया 100 मिले, तो ये एंट्री नहीं होगी, यही एंट्री होगी। लेकिन तीनों सिचुएशन में अगर प्रीमियम पे रिडीम कर रहा हूं तो मैं अपना फ्यूचर का नुकसान आज ही प्रोवाइड फॉर करके चलूंगा। ये एक एंट्री इन तीन एंट्रीज में कंबाइन हो जाएगी और बच्चे इस एंट्री से घबरा जाते हैं, ओह 6 केसेस याद करने पड़ेंगे। एक जर्नल एंट्री है जो हर जगह इनकॉर्पोरेट हो रही है। क्या बात समझ में आती है? हाँ जी रिया, ये लास्ट एंट्री कंबाइन करना जरूरी है। प्लीज ध्यान से सुनना। डिबेंचर अलॉटमेंट 50, डिस्काउंट ऑन इशू 10, लॉस ऑन इशू 20, डिस्काउंट और लॉस अभी कंबाइन मत करना, इसमें मैं और क्लैरिफिकेशन आपको दूंगा। प्लीज ध्यान से, डिस्काउंट और लॉस अभी आपने कंबाइन नहीं करना, अलग रखना इस बात को। आप जो चाहे मेरे नोट्स देखोगे उसमें शायद लिखा हुआ है डिस्काउंट ऑन इशू 10 + 20 कर दिया था। देख रहे मेरे नोट्स? बोर्ड की एक इमेज एडेड है, इसी बिल्कुल यही फिगर्स डली हुई है, बिल्कुल यही फिगर्स डली हुई है। लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की एंट्री है जो मैं तीनों सिनेरियोस में ऐड कर रहा हूं। गाइस प्लीज कंफर्म, समझ में आता है पूरा? यस और नो? यस Yes, sir. 100%? Yes, sir. गाइस ध्यान से देखो, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें इमेज के बाद 7000 डिबेंचर के लिए आपको इनवाइट किया गया, 7000 ही आपने अप्लाई कर दिया, पुलिस सब्सक्राइब की सिचुएशन है। 500 का डिबेंचर है, 5% प्रीमियम पे इशू होगा, यानी कितने का इशू होगा? 7000 डिबेंचर के लिए आपको इनवाइट किया, 7000 डिबेंचर के लिए आपने अप्लाई किया, पुलिस सब्सक्राइब। 7000 डिबेंचर के लिए आपको इनवाइट किया, 7000 डिबेंचर के लिए आपने अप्लाई किया, पुलिस सब्सक्राइब। 12% 10% वाला डिबेंचर है। गाइस ध्यान से सुने, 500 का डिबेंचर है 5% प्रीमियम पे, यानी कितने पे इशू होगा? 525 525 पे। उसने बोला प्रीमियम पे रिडीम होगा 5 साल बाद 10% के प्रीमियम पे। मैं कह रहा हूं रिडम्पशन की कहानी साइड कर दो, पहले आप नॉर्मल जर्नल एंट्री करो और फिर रिडम्पशन की कहानी, ये वाली कहानी इनकॉर्पोरेट कर देंगे नॉर्मल एंट्री में। क्या बात समझ में आती है? प्लीज मेरा साथ दें गाइस। 7000 डिबेंचर्स के लिए 500 का डिबेंचर 525 में दे रहा हूं, 7000 डिबेंचर्स के लिए 500 का डिबेंचर 525 में दे रहा हूं। एप्लीकेशन पे 200 तो अलॉटमेंट पे कितना? एप्लीकेशन पे 200 तो अलॉटमेंट पे कितना? बोलो, एप्लीकेशन पे 200 तो अलॉटमेंट पे कितना? 325 325 को मैं बोल सकता हूं 300 + 25, यस और नो? यस सर। तो गाइस पहली जर्नल एंट्री आई, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 7000 × 200, कितना अमाउंट आ गया? बोलो गाइस, पहली जर्नल 1,40,000 बैंक, प्लीज देखें, पहली जर्नल एंट्री आई बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 7000 डिबेंचर पे 200 रुपए के हिसाब से 14 लाख रुपए रिसीव हुआ। पहली जर्नल एंट्री आई बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, पहली जर्नल एंट्री आई बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 7000 डिबेंचर पे 200 रुपए के एप्लीकेशन के हिसाब से 14 लाख रिसीव हुआ और ये हमने डिबेंचर में एलोकेट कर दिया। डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर 14 लाख। फिर हमने अलॉटमेंट मंगवाई, वो बुक की एंट्री मत देखना, पीडीएफ की एंट्री मत देखना गाइस, अलॉटमेंट में मंगवा रहा हूं। एंट्री क्या होगी? एंट्री बोलो, डिबेंचर अलॉटमेंट 325 मंगाऊंगा पर शेयर के हिसाब से। 2 कितना परसेंटेज है? 10% डिबेंचर, 300 रुपए डिबेंचर का दे दो और 25 रुपए टू सिक्योरिटी गाइस। ये नॉर्मल एंट्री है, 7000 डिबेंचर से मल्टीप्लाई करके दैट्स इट, 7000 डिबेंचर से मल्टीप्लाई कर दिए दैट्स इट। बोलो गाइस, अब क्या इसके अंदर, अब ये देखो ये नॉर्मल एंट्री हो गई। एक सेकंड, ये क्या हो गया? हाँ, ये नॉर्मल जर्नल एंट्री हो गई गाइस। क्या इस जर्नल एंट्री में क्योंकि मैं प्रीमियम पे रिडीम कर रहा हूं तो ये वाली एंट्री इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, यस और नो? यस सर। ये नॉर्मल जर्नल एंट्री है, इसको अब मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं 7000 × 325, 7000 × 300, 7000 × 25। ये अपने आप में एंट्री कंप्लीट है, यस और नो? ये जर्नल एंट्री अपने आप में कंप्लीट जर्नल एंट्री है, बट क्योंकि मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं रिडीम करूंगा प्रीमियम पे, तो वो जर्नल एंट्री लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम और रिडम्पशन की मैं इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं। तो गाइस मैं यहां पे एंट्री कर रहा हूं लॉस ऑन इशू
टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। गाइस कितने का लॉस हो रहा है पर शेयर? अगर 500 का डिबेंचर 10% प्रीमियम पे कर रहा हूं 50 का। गाइस प्लीज इस बात को समझे, शेयर चाहे पार पे इशू हुआ है, चाहे प्रीमियम पे, चाहे डिस्काउंट पे, उसका रिडम्पशन से कोई लेना देना नहीं है। रिडम्पशन इंडिपेंडेंट है इशू के फैक्टर से। बात समझ में आती है? शेयर चाहे पार पे इशू हुआ है 100 का 100 में, चाहे प्रीमियम पे 100 का 110 में, चाहे डिस्काउंट पे 100 का 90 में, उसका रिडम्पशन से कोई लिंक नहीं है। रिडम्पशन की इंडिपेंडेंट एंट्री इस नॉर्मल एंट्री के साथ आपकी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। 7000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपकी जर्नल एंट्री आपको नजर आ जाएगी। आंसर में देखो यही जर्नल एंट्री हो रखी है। यस सर सर। जी। गाइस एक छोटा सा लास्ट पॉइंट और मैं ओवर कर रहा हूं 10 सेकंड्स में। गाइस ये जो लॉस ऑन इशू है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का, ये जो लॉस ऑन इशू है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का, क्या वो 52.2 के प्रीमियम से मैं यूटिलाइज कर सकता हूं? यस, एक नया पॉइंट ऐड हो गया। सेक्शन 52.2 में जो आप प्रीमियम इकट्ठा कर रहे हो, उससे आप ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का लॉस भी रिकवर कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। हाँ जी, बात समझ में आती है? हाँ क्लियर जी। सबको? आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मैं यही बंद कर रहा हूं और हम प्रैक्टिस चालू कर रहे हैं। किसी ने कुछ, आप पहले बताओ, फीडबैक दो, समझ में आया? Easy था? बढ़िया 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 यस सर समझ आ गया। बहुत बढ़िया। सर। डाउट